मैंने कहा कि क्यों ना आज कहानी में दो तीन चीज़ें बड़ी ख़ास थी, हालांकि मौका ही ऐसा है कि मुझे लगता है कि इससे बेहतर मौका भी शायद नहीं होगा कि मैं शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो मैं कुछ वाजपेयी जी की जो कहानियाँ हैं वो तो आपको बताऊंगा। मेरा उनके साथ 15 मिनट की जो मुलाकात हुई, पहली दो मुलाकात है मेरी वाजपेयी जी के साथ, और मैं हमेशा याद रखूँगा। और इस वक्त तो खैर ज़्यादा ही वो यादें ताज़ा हो गई हैं, लेकिन दो मुलाकात है। एक 15 मिनट की उनके साथ मेरी मुलाकात थी, और जब वेंकैया नायडू जी भी उनके साथ खड़े हुए थे, जो अब उपराष्ट्रपति हैं, तब वो शायद कपड़ा मंत्री थे, क्योंकि इस कपड़े की कहानी जुड़ी हुई है उससे। और लखनऊ में ये मुलाकात हुई थी, क्योंकि लखनऊ लोकसभा से अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव लड़ रहे थे और वो अपनी एक रैली में गए हुए थे। लेकिन मैं वाजपेयी जी की ये 15 मिनट की मुलाकात बताऊं, उससे इसी से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए वो मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक दिन हाल में आपको सुनाया था 3 प्लेन क्रैश की कहानी। तो उसमें एक प्लेन क्रैश की कहानी थी जिसमें माधवराव सिंधिया सवार थे, और वो कानपुर से पहले प्लेन क्रैश कर गया था जिसमें उनकी मौत हो गई थी, और साथ में 4 पत्रकार भी थे जिनकी मौत हुई थी। उनमें से 2 आज तक के थे, और दोनों हमारे साथी थे। एक कैमरामैन थे गोपाल बिस्ट, और एक रंजन झा हमारे सीनियर रिपोर्टर थे। गोपाल दादा के साथ मैंने बहुत सारे शूट किए थे उस वक्त शुरू में। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये कहानी कैसे जुड़ी हुई है। तो जब ये मौत हुई तो मैं वहाँ पे था, स्पॉट पे था, और मैंने ये पूरा इंसिडेंट कवर किया। फिर मैं दिल्ली आया, दिल्ली आके स्टोरी फाइल की, सब कुछ किया। उसके बाद गोपाल बिस्ट जो हमारे कैमरामैन थे, उनका अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर होना था, और 1 अक्टूबर को होना था, 1 अक्टूबर 2001। तो 1 अक्टूबर 2001 को होना था वहाँ पे। और चूँकि उस वक्त नरेंद्र मोदी तब प्रधानमंत्री भी नहीं थे और मुख्यमंत्री भी नहीं थे, वो दिल्ली में भाजपा के महासचिव थे और अशोका रोड पे रहते थे। तो वो 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को, जब निगमबोध घाट पे अंतिम संस्कार हो रहा था, तब वहाँ पे नरेंद्र मोदी भी आए हुए थे। और चूँकि मीडिया का में बहुत सारे लोग और भी लोग थे, और गोपाल बिस्ट जी सारे लोगों में बहुत पॉपुलर थे, चूँकि हर जगह उनका इंट्रैक्शन होता था, और तो वो सारे लोग आए थे अब अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। तो नरेंद्र मोदी साहब भी वहाँ पे आए हुए थे, और अंतिम संस्कार चल ही रहा था कि तभी उनके पास एक फ़ोन आया, और वो बाद में पता चला हम लोगों को। वो फ़ोन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, तब वो प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने फ़ोन करके उन्हें कहा था कि आप आकर मुझसे मिलिए। तब इन्होंने कहा मैं अभी शमशान में हूँ, ऐसे ऐसे एक पत्रकार साथी की मौत हुई है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा खैर आप आके मिलिए। तो शमशान घाट के बाद सीधे नरेंद्र मोदी वाजपेयी जी से मिलने के लिए गए थे पीएमओ, प्रधानमंत्री आवास। जब वो वहाँ गए तब उन्होंने वाजपेयी जी ने कहा कि आप गांधीनगर जाइए और गुजरात के मुख्यमंत्री की कमान संभालिए। ये 1 अक्टूबर 2001 की बात है, और शमशान में फ़ोन आया था, और उसके बाद नरेंद्र मोदी गुजरात जाते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री बनते हैं। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त जो भूकंप आया था गुजरात में, वो सारी चीज़ें, तो उनको लग रहा था कि जो उस वक्त के मुख्यमंत्री हैं वो शायद ठीक से हैंडल नहीं कर रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये एक कहानी वहाँ की थी। लेकिन इससे पहले की भी और कहानी बता देता हूँ। मैं जनसत्ता में जब हुआ करता था, और नरेंद्र मोदी, जैसे मैंने आपको बताया कि 2001 से पहले दिल्ली में थे, भाजपा के महासचिव हुआ करते थे, तो वो इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिंग है ITO पे, वहाँ पे जनसत्ता का दफ्तर है, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता दोनों अखबार एक साथ निकलता है। तो मैं वहाँ पे 7 साल मैंने काम किया था, 93 से लेकर 2000 तक, एज ए क्राइम रिपोर्टर। और तब मेरे संपादक हुआ करते थे प्रभात जोशी जी, और ब्यूरो चीफ हुआ करते थे राम बहादुर राय साहब, जो अभी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के हेड बनाए गए। तो 93 से 2000 के बीच में, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे अचानक आज ये सारी चीज़ें रिकॉल कर रहा था। जनसत्ता के दफ्तर में महीने में कम से कम 4 या 5 बार शाम को, टाइम भी मुझे याद है, 7 से 8:30 के बीच में नरेंद्र मोदी जी आया करते थे, और वो सीधे राम बहादुर राय जी के कमरे में जाते थे। वो ब्यूरो चीफ थे, उनका कमरा अलग था, और हम लोग एक साथ बैठते थे बाहर। तो कमरे में जाते थे, उसका थोड़ी देर के बाद राय साहब बाहर निकलते थे, और चूँकि राय साहब का जो PA थे वो 7 बजे, वो गाज़ियाबाद से आते थे, वो 7 बजे निकल जाया करते थे। तो राय साहब हमेशा बाहर निकल के किसी को देखते थे कौन है, तो सबसे पहले जो बाहर निकलते ही लेफ्ट साइड में मेरे ऊपर नज़र पड़ती थी, क्योंकि मेरी सीट वहाँ पे थी। तो बुलाते थे और कहते थे कि शम्स जी ज़रा 2 चाय बोल देंगे। तो हमारे यहाँ कैंटीन ही था बराबर में, तो मैं सीधे जाता था और
और 50 पैसे की चाय मिलती थी हमारे कैंटीन में। तो कई बार मैं चाय बोल के चला आता था, कई बार वहाँ लड़का होता नहीं था तो वो कहता था थोड़ी देर में देंगे। मुझे मालूम है राय साहब हैं, और राय साहब बहुत मतलब हम जैसे खुश नसीब हैं हम लोग कि उनके साथ काम करने का मौका मिला 7 साल, प्रभात जोशी जी, राय साहब। तो कई बार ऐसा हुआ कि खुद मैं चाय लेकर गया और मैंने चाय पिलाई, और तब राय साहब ने पहली बार मिलाया था कि ये नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी के नेता हैं। तो करीब 3-4 सालों में इतनी बार मैंने चाय पिलाई कि मोदी साहब मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानने लगे। और जब भी मैं आता था, कई बार तो ऐसे हुआ कि 50 पैसे की चाय थी तो 1 रुपये में ही दे देता था, लेकिन राय साहब को जब महीने में भी याद आता था आखिर में, तो वो एक साथ पैसे देते थे कि नहीं 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 ये चाय आप, और आप भी पी लीजिए। तो चाय का जिक्र इसलिए मैंने किया कि पूरे देश में ये चर्चा है कि नरेंद्र मोदी साहब चाय बेचते थे और चाय बेचने वाला एक प्रधानमंत्री बना है। तो एक इत्तेफाक ये है कि करीब करीब नहीं तो 30-40 बार मैंने अपने हाथ से चाय का कप ले जाकर दिया और मोदी जी को चाय पिलाई है जनसत्ता के ऑफिस में। तो ये चीज़ें वाजपेयी जी की वजह से, क्योंकि शमशान घाट पे फ़ोन आना, फिर मुख्यमंत्री बनना। हालांकि फिर यही नरेंद्र मोदी जी एक बार मुझसे नाराज़ हुए थे जब अक्षरधाम पे अटैक हुआ था। दिल्ली पुलिस ने एक वो जारी किया था कि हमने गुजरात पुलिस को पहले ही बता दिया था कि अक्षरधाम पे अटैक होना, और ये आईबी ने अलर्ट जारी किया था। तो आईबी का वो जो अलर्ट था उसकी कॉपी मुझे एक दिल्ली पुलिस के सोर्स ने दे दी थी, तो वो मैंने आज तक पे स्टोरी चला दी। जब स्टोरी चला दी तो वहाँ पे मोदी साहब नाराज़ हो गए कि हमें कोई ऐसा अलर्ट नहीं मिला था और ये झूठ है। तो जब पेपर फिर दोबारा चला दिया तो फिर वो भड़के थे कि दिल्ली में बैठा हुआ ये रिपोर्टर जो ये गलत खबर चला रहा। लेकिन जब पेपर चलाया तो फिर उनको यकीन हुआ। तो एक बार दफ्तर जब वो आए थे वीडियोकॉन टावर मुख्यमंत्री के तौर पर सीधी बात करने के लिए प्रभु चावला साहब के साथ, तो मैं रात को करीब पहुंचे थे 9:30 10:30 के आसपास। तो मैं मेकअप करा रहा था, वारदात की एंकरिंग करनी थी, और वो मेकअप रूम में घुस रहे थे। उदय शंकर तब हमारे बॉस हुआ करते थे, वो लेकर आए। तो अचानक उदय शंकर मिलाते हैं, कहते हैं कि ये शम्स ताहिर खान है हमारे यहाँ जो क्राइम करते हैं। तो मोदी साहब ने बोला था मैं जानता हूँ, और इसी ने वो स्टोरी की थी अक्षरधाम की, और वो गलत थी। फिर मैंने कहा नहीं वो लेटर था, तो खैर वो माने। पर जब वो मान नहीं रहे थे तब मैंने कहा कि आप नाराज़ हो रहे हैं और मैंने आपको बहुत चाय पिलाया, मुझे भूल गया। तो बोले तुमने मुझे कब चाय पिलाई? मैंने कहा वो राय साहब के कमरे में। तो कह रहे तुम वो तो जनसत्ता में थे, तुम यहाँ कैसे? मैंने कहा सर जनसत्ता छोड़ के अब इधर आ गया हूँ, ये 2003 या 4 की बात है। तो खैर तब वो कंधे पे हाथ मारा था कि अच्छा। फिर उन्होंने बताया उदय शंकर को कि हाँ इसने मुझे बहुत चाय पिलाई है। तो ये भी कहानी थी। अब खैर मैं असली बात पे आता हूँ जो आपको बताना चाह रहा था। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा था कि कैसे वो मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनाने वाले कौन थे? वो वाजपेयी जी ही थे। हालांकि गुजरात दंगे के बाद वो वही वाजपेयी जी भी थे जो जिन्होंने मोदी को कहा था कि राजधर्म निभाना चाहिए, और वो नाराज़ भी थे। और फिर लग रहा था कि उनकी कुर्सी भी जाएगी, लेकिन फिर गोवा अधिवेशन में बचाव भी किया। लेकिन ये है कि नरेंद्र मोदी अगर मुख्यमंत्री बने और फिर आज प्रधानमंत्री बने तो इसके पीछे कहीं ना कहीं वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी को जब मैं सुनता था उनके भाषण, उस वक्त रेडियो पे भी आता था, टीवी पे भी आता था, तो मुझे लगता था पहली चीज़ ये कि यार इतना अच्छा बोलते कैसे हैं, इनके पास ये शब्द कहाँ से आते हैं। फिर मैं सोचता था कि ये पहले लिखते हैं फिर बोलते हैं। पर बहुत सारे ऐसे भाषण होते थे जिसमें बीच बीच में वो कहीं और कुछ बोल जाते, तो मुझे लगा कि तब मैंने पकड़ना शुरू किया। तब मैं इतना बेहतर मुझे मतलब लिखना मैं सीख ही रहा था। मुझे लगा नहीं ये बोलते अच्छा है। तो मैं आज आप सबके सामने एक चीज़ मतलब एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने अटल जी के भाषण की बहुत सारी लाइनों को चुराई और उसको स्क्रिप्ट में यूज़ किया, वो भी क्राइम के स्क्रिप्ट में। वो इतने अच्छे डायलॉग होते थे सुनने में जो कानों को अच्छा लगता था, तो मैं उनके वो लाइन नोट कर लेता था, और उन लाइनों में से जो जो शब्द वो अच्छे लगते थे उसको मैं अलग रखता था। और फिर जब मैं कुछ ख़ास स्क्रिप्ट लिखता था तो मैं उन पन्नों को निकालता था और उसके बाद देखता था इसमें से कौन कौन सी चीज़ें उठानी है, वो मैं करता था। तो मैं उनके सिर्फ भाषण की वजह से उनका शुरू से फ़ैन होना शुरू हुआ। फिर मैंने फॉलो करना शुरू किया, और मैं कोशिश करता कि भाषण मिस ना करूं, चाहे वो संसद में बोल रहे हो या अगर कहीं लाइव है रैली में और टीवी पे आ रहा हो तो मैं वो भी सुनता था। फिर जब पता चला कि वो पत्रकार रहे हैं तो मुझे और खुशी हुई। फिर ये भी पता चला कि जिस बिल्डिंग में मैं बैठता हूँ, एक्सेस बिल्डिंग में, उससे थोड़ा सा आगे जाकर वो एक वीर अर्जुन अखबार है, उसके लिए भी उन्होंने लिखा। तो मुझे और भी खुशी हुई कि ये अपने पेशे के हैं। फिर बाद में पता चला कवि भी हैं। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मुझे समझ में आई।
तो लेकिन मैं उनके बोलने का, उनके भाषण का बड़ा फ़ैन था और उसका मैंने स्क्रिप्ट में पूरा फ़ायदा उठाया और मैंने बहुत कॉपी की। तो उसके बाद से ये था कि वाजपेयी जी से कभी मिलना है, मतलब बहुत कम है था कि मुझे नेताओं से मिलने का शौक़ है, क्योंकि मेरा बिल्कुल अलग फील्ड है, पॉलिटिक्स अलग है, लेकिन उनसे मिलने की तमन्ना थी। बट ये था कि वो पॉलिटिशियन, मैं क्राइम रिपोर्टर, आमना सामना होना नहीं था। ऐसी बीट पे मुझे कभी भेजेंगे नहीं बॉसेस कि तुम क्या करोगे वहाँ। इत्तेफाक से 2004 का चुनाव आता, मैं आज तक में था, तो मैंने बहुत से कहा कि मैं थोड़ा सा क्राइम के साथ साथ कुछ और करना चाहता। तो उन्होंने कहा क्या करोगे, पॉलिटिक्स सब बेकार की चीज़ है। तो फिर मैंने ऐसी आइडिया दिया, मैंने कहा यूपी में ना इलेक्शन के टाइम में क्राइम कैसा होता है, क्या ग्राफ गिरता है, बढ़ता है, वोटों की खुद खरीद फरोख्त होती है, हथियार का इस्तेमाल होता है, इस पर शो बनाना चाहता हूँ। घुमा फिरा के मैंने किया तो वो आइडिया पसंद है कि उन्होंने कहा ठीक है, तो इलेक्शन का क्राइम से रिलेट करके मैंने बेचा और स्टोरी बिक गई। तो मैंने कहा कि मैं इसको करूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। तो मैं लखनऊ पहुंचा तो मुझे अपना ये डॉक्यूमेंट्री बनानी थी, मतलब स्पेशल हाफ एन आवर, और उसी के लिए मैं निकला था बोलकर। लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट से मैं बाहर निकल रहा था तब दफ्तर से फ़ोन आया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की लखनऊ में पहली चुनावी रैली, और वो लखनऊ से चुनाव लड़े थे लोकसभा की सीट से। तो हमारा जो रिपोर्टर है वो कुछ एक बनारस में कुछ हो गया था, तो हमने उसको वहाँ भेज दिया। और तब मुझे याद है वो गोविंद पंत राजू हुआ करते थे हमारे ब्यूरो चीफ लखनऊ के, तो वो लखनऊ में नहीं थे, उनको कहा गया कि बनारस भेज दिया गया। तो लखनऊ में कोई रिपोर्टर नहीं है, तो तुम एक काम करो, तुम ये रैली कवर कर लो और रैली कवर करके एक रिपोर्ट बना के भेज देना। मैंने कहा ठीक है। मैं और मेरे कैमरामैन विनोद शिकारपुरी, हम दोनों सीधे रैली में पहुंचते हैं। उसके बाद मीडिया के लिए हर रैली में एक अलग से होता है थोड़ा सा पास स्टेज के मंच के, तो मैं वहाँ पे गया और पहली बार मैंने करीब से अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखा। वही उनका स्टाइल, जो धोती और वो उसमें, और उसी तरीके से बोल रहे हैं। और लगातार पहले वेंकैया नायडू जी बोले, फिर एक दो बीजेपी के वहाँ के लोकल लीडर थे वो बोला, फिर वाजपेयी जी ने भाषण दिया। मैं भाषण नोट भी करना था, मैं भूल ही गया उनका भाषण, इतना मुग्ध हो गया था कि मुझे लगा कि मैं भी यहाँ पे एक वो रैली में हिस्सा लेने आया हूँ, तो लिखना भूल गया था। पर मेरे कैमरामैन सब रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने कहा चलो बाद में टेप से देख के इसको लिख लूँगा रिवाइंड करके। तो भाषण ख़त्म होता है और तब तक मैं एयरपोर्ट उतरा था लखनऊ के करीब 3 बजे, और ये 5 बजे के आसपास रैली थी। तो मैं सीधे, हम लोग होटल भी नहीं गए थे, सीधे स्टेशन से रैली वाले जगह पे पहुंच गए थे। भाषण ख़त्म होते होते करीब 7 बज जाता है। 7 बजने के बाद रैली ख़त्म होती है। उसके बाद वाजपेयी जी को एक और रैली में जाना था, वो करीब, वो भी 7 बजे था, लेकिन अब वो यहीं डिले हो गया तो वो आगे भी डिले हो। तो सीढ़ी से नीचे उतर रहे होते हैं और मैं एकदम मीडिया से आके आगे हो गया था। चूँकि हमारे पास कैमरा था, और कैमरा होने का एक एडवांटेज ये भी होता है कि लोग रोकते नहीं, ना पुलिस रोकती है। तो हम बिल्कुल सीढ़ी के पास जाके नीचे खड़े हो गए और विनोद शिकारपुरी मेरा कैमरामैन वो शूट कर रहा। वाजपेयी जी सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं धीरे धीरे, तब भी उनके घुटने में दर्द हुआ करता था और वो स्लो चलते थे। 2004 की भी बात है। तो जब वो नीचे उतरते हैं तो पहले वेंकैया नायडू जी उतरे, फिर वो उतरे। अब जब उतरे तो ये उतर रहे हैं और मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और मेरे पहले कैमरामैन, तो वो कैमरामैन की तरफ देख के मुस्कुराते हैं। विनोद शिकारपुरी पार्लियामेंट कवर करता है, बहुत सीनियर कैमरामैन है, तो वाजपेयी जी अक्सर उसको वहाँ देखते होंगे तो उसको जानते थे। तो उन्होंने उसके कंधे पे हाथ रखा, तो बोले कैसे, तो बोला बस सर। फिर उसके बाद अचानक आगे बढ़े और सीधे मैंने कहा नमस्कार, तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते किया। फिर बोले आप, तो मैंने कहा कि जी दिल्ली से आया हूँ। तो बोला दिल्ली से यहाँ क्यों आया? मैंने कहा जी एक रैली कवर करने के लिए। मैंने कहा हाँ। अरे इतनी दूर से कब आए? तो मैंने कहा कि 3 बजे लैंड किया हूँ और उसके बाद। तो मतलब आप होटल नहीं गए, कुछ खाया हुआ? अब ये मुझे अजीब सा लग रहा कि मतलब एक जो प्रधानमंत्री, और वो इस तरीके से हम जैसे जूनियर रिपोर्टर से जिस तरीके से कंधे पे हाथ रख के बात कर रहे हैं, तो उस पल में भी मैं एकदम, मेरी नज़र में वो बहुत ज़्यादा वो बड़े हो गए थे। तो मैंने कहा नहीं सर, वो सिर्फ जल्दी पहुँचना था, आपकी रैली थी। तो ले रहे आपको कुछ खाना वाना चाहिए। फिर उन्होंने एक दो अपने जो पीछे खड़े हुए थे उन्होंने कहा भाई इन लोगों को देखिए, कुछ कम से कम चाय वाय पानी वानी पिला दीजिए। मैंने कहा सर ऐसी कोई बात नहीं है। तब तक फिर उन्होंने कहा तो आप दिल्ली से आए, लखनऊ से नहीं? मैंने कहा जी दिल्ली से आया हूँ। उस पर दिल्ली में आपको देखा नहीं मैंने। तो मैंने कहा जी मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ। तो अचानक उस पल में, अच्छा वो हाजिर जवाब बहुत हैं वाजपेयी साहब, मैं उनके कुछ किस्से सुनाऊंगा आपको। तो अचानक कहते हैं कि क्राइम रिपोर्टर हैं आप?
उसके बाद ये वेंकैया नायडू जी की तरफ देखते हैं, उसके बाद अचानक कहते हैं भैया हमने कौन सा क्राइम कर दिया जो इनको यहाँ आना पड़ा, अब मैंने क्या किया जो आप यहाँ आ गए मेरे पास। तो उसके बाद खुद ही हंसने लगे। मैंने कहा सर आपने कुछ नहीं किया, हूँ क्राइम रिपोर्टर, लेकिन रैली कवर करने के लिए ऑफिस वालों ने भेज दिया। तो बोले अरे ऐसे बताइए, मैं तो डर ही गया कि आप क्राइम रिपोर्टर, यहाँ कौन सा क्राइम हो गया है। अब जब ये इतनी बातें, मतलब इतनी देर में ऐसा लगा कि ना वो प्रधानमंत्री से मैं बात कर रहा हूँ, ना अटल बिहारी वाजपेयी जिनको मैं इतना फॉलो करता हूँ या जिनके भाषण का फ़ैन हूँ, मुरीद हूँ, जिनके भाषणों को मैंने स्क्रिप्ट में चुराया है, उसके बाद ये बात होती रही। उसके बाद वो कंधे पे कहते हैं, अब वो अपने आप बढ़ने लगे और मैं भी बढ़ रहा हूँ, और कंधे पे लगातार हाथ है। उसके बाद फिर वो इधर उधर की बात कि दिल्ली में जो है आप कब से हैं, कहाँ हैं, तो यहाँ पे भी फिर आता। मैंने कहा मैं पहले जनसत्ता में था। तो उन्होंने कहा रहे जनसत्ता में वो प्रभात जोशी जी। मैंने कहा जी। यहाँ से मतलब हम लोगों को फिर लगता है कि वाकई किन लोगों के साथ काम करता था। प्रभात जोशी जी वो नाम है जिसके लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। हिंदी जर्नलिज्म में मुझे नहीं लगता कि उनसे बेहतर लिखने वाला कोई हुआ या उनसे बड़ा कोई एडिटर हुआ है। तो जब ये सारी चीज़ें फिर उन्होंने कहा क्राइम रिपोर्टिंग में क्या क्या कैसे करते हैं, तो अचानक मुझे याद आ गया। मैंने कहा कि सर आप तो पत्रकार रहे हैं। तो बोले अरे वो उस वक्त जो था वो पत्रकारिता एकदम अलग थी, अब तो ये टीवी आ गया। अच्छा इनके विनोद शिकारपुरी की तरफ थे, अब ये कैमरा ये माइक हमारे ज़माने में सब नहीं था। पहले तो हम बोल के वहाँ पे जो बोलते थे तो वो होता था कि जो हमने भरोसे में बोला वही होगा। अब तो कैमरे में भी रिकॉर्ड होकर उल्टा पुल्टा चल सकता है, इसमें भी कुछ तकनीक ऐसा है। तो बहुत सारा कर रहे थे, लेकिन कह रहे कि नहीं, मीडिया की तारीफ भी की, लेकिन उन्होंने बताया कि कैसे मीडिया बदला है। फिर एक लाइन आती है वहाँ पे, वो मुझसे बात करते करते अचानक वेंकैया नायडू जी से कहते हैं कि वो लाइन मैंने कैसी कही। तो वो कहते हैं कौन सी। अच्छा मैं भी सुन रहा हूँ। तो अरे वो कपड़े वाली। अच्छा उस एक लाइन उन्होंने कपड़े की कही थी जिसमें हम सभी हंसे थे, वहाँ जितने भी रैली में थे। शायद वेंकैया नायडू ने, मुझे अगर गलत हो तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो कपड़ा मंत्रालय भी उन्होंने देखा होगा, इसलिए वो बात आई। तो उसमें वाजपेयी जी के भाषण में एक लाइन थी कि अब हमारे पास पहले खाना नहीं था, घर नहीं थे, कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, इस तरह की कुछ लाइन थी, एग्जैक्ट नहीं, लेकिन कपड़े का जिक्र था। लेकिन अब धीरे धीरे देखिए सब हो रहा है और कोई भूखा नहीं सोएगा। ये जो एक नेता भाषण देते हैं वो तो सब था, लेकिन जो बढ़िया चीज़ थी वो ये थी कि कह रहे हैं, और रही अब कपड़े की बात, तो वेंकैया जी से पूछिए, अब कपड़े कम नहीं है, लेकिन क्या करें आजकल लोगों ने कपड़े पहनने कम कर दिए। तो उन्होंने बड़े, मैंने बताया हाजिर जवाब बहुत हैं और उसको मज़ाहिया अंदाज में ले गए। तो उन्होंने कहा कि कपड़े पहनने लोगों ने कम कर दिए हैं। तो उस पर बहुत ठहाका भी लगा था। तो वो बात उन्होंने कहा कि, तो फिर वेंकैया जी जो अपने साउथ इंडियन स्टाइल में बोलते हैं हिंदी में, तो उन्होंने कहा हाँ बहुत 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 बढ़िया था और अच्छा लगा, लोग हंसे थे। ये करते करते फिर वहाँ पे उनकी गाड़ी थी। अच्छा उनके साथ एसपी जी और तमाम लोग भी थे, लेकिन चूंकि वो कंधे पे हाथ रख के चल रहे थे और विनोद शिकारपुरी शूट कर रहा था, तो वो सब भी मान रहे थे कि नहीं कोई इनसे खतरा नहीं है। तो गाड़ी तक आए, गाड़ी खोल उनका जो खुला, और उसके बाद मैं उससे थोड़ी देर पहले रुक गया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, दोनों हाथ जोड़कर, चलता हूँ दूसरी भी रैली है, लेकिन आप अब यहाँ से पहले जाके दूसरी रैली में मत आइएगा, जाकर होटल में नहा लीजिए और खाना खा लीजिए। दिल्ली से यहाँ आए हैं और अभी तक आप भूखे हैं, और लखनऊ का खाना बहुत अच्छा होता है, ये भी उन्होंने बताया। उसके बाद वो गाड़ी में बैठ गए और वहाँ से निकल गए। तो ये पूरी जो सीढ़ी से लेके नीचे तक, मैं रैली के अगर टाइम छोड़ दूँ 1.5 घंटा, तो ये 15 मिनट की मेरी उनसे बातचीत थी, जो मैं हमेशा याद रखूँगा। क्योंकि एक आदमी, इतना बड़ा आदमी, और वो बार बार आपको पूछे आपने ये खाया, आप ये हैं वो हैं, तो फिर लगता है कि इंसान बड़ा कैसे होता है। तो ये वाजपेयी जी के साथ मेरी 2004 की ये मुलाकात थी, जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। इसके बाद एक मुलाकात हुई थी, सिर्फ नमस्ते और हाथ मिलाया था, वो जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था 2001 में। तब दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और सब कुछ हो रहा था, तो एक फंक्शन था पुलिस का, वहाँ पे मुलाकात हुई थी और नमस्ते हुआ था, लेकिन तब बातचीत नहीं हुई थी। तो ये 15 मिनट मेरी ज़िंदगी के काफ़ी, मेरे लिए बहुत वो थे। इसलिए एक और भी था कि
हाँ, एक चीज़ आपको बताना भूल, मैंने उनको ये बताया था कि आप बोलते बहुत अच्छे हैं और मैंने आपके कई लाइनों को चुरा, मतलब उनके सामने एक्सेप्ट भी किया था जब पत्रकारिता की बात आई थी। तो मैंने कहा आपके कई लाइनों को मैं अपनी स्क्रिप्ट में इस्तेमाल करता हूँ और अलग अलग स्क्रिप्ट में इस्तेमाल करता हूँ और किस्तों में इस्तेमाल करता हूँ। तो बहुत खुश हुए थे और हंसे भी थे ज़ोर से। तो ये तो आपको मैंने बताई उसकी वाजपेयी जी से जो मेरी मुलाकात थी 2004 की। अब वाजपेयी जी के बारे में आपको बार बार अभी कह रहा था कि वो बड़े हंसमुख और हाजिर जवाब थे। तो उसको लेके बहुत सारे ऐसे किस्से हैं वाजपेयी जी को लेकर। जैसे एक ये है कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे तब वाजपेयी जी उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार का कोई मामला उठा था 80 में, उसके खिलाफ पदयात्रा पर निकल गए थे और यूपी में पदयात्रा कर रहे थे। तो जब वो पदयात्रा कर रहे थे तब उनके किसी एक दोस्त हैं, उन्होंने उनसे पूछा था, ये बाकायदा कोटेड है, अप्पा घाटे उनका नाम था। तो उन्होंने पूछा कि ये वाजपेयी जी आप ये पदयात्रा कब तक चलेगी आपकी? तो वाजपेयी जी ने बड़ा मजाकिया अंदाज में जवाब दिया था कि जब पद मिलेगा तब यात्रा छोड़ दूंगा, तो जब तक पद नहीं है यात्रा करता रहूँगा। तो ये अपने आप में था। ऐसे ही एक बार हुआ था कि जब वीपी सिंह के दौर में एक गठबंधन बना था जिसमें यह था कि कांग्रेस के खिलाफ सारे मिलके चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। तो उसमें हालांकि वीपी सिंह पहले वो नहीं चाहते थे कि गठबंधन में बीजेपी के साथ आए, लेकिन फिर कुछ समझाने के बाद समझौता हुआ और दोनों एक साथ आए थे। तो किसी एक जर्नलिस्ट ने पूछ लिया था, जिसमें एक वीपी सिंह और वाजपेयी जी थे, तो वाजपेयी जी से किसी ने पूछा था कि ये बताइए कि अगर बहुमत आपकी सीटें ज़्यादा आ गई तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो वाजपेयी जी ने इस पर जवाब दिया था कि इस बाराती का दूल्हा जो है वो वीपी सिंह है, मैं नहीं हूँ। तो ये उनका किस्सा था एक। इसी तरीके से एक बार वाजपेयी जी जब विदेश मंत्री थे तब चीन और पाकिस्तान का दौरा एक साथ किया था उन्होंने। वो तो उसके बाद वहाँ से वो लौट कर जब दिल्ली आए तो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और दिल्ली में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तो तमाम लोग चीन, कश्मीर इस पे सवाल कर रहे थे। तभी अचानक एक रिपोर्टर ने बहुत ज़ोर से सवाल पूछा कि वाजपेयी जी ये मिसेस कॉल का क्या मसला है? अब आपको बताऊं कि वाजपेयी जी की ज़िंदगी में एक उनकी दोस्त रहीं 40 साल तक, मिसेस कॉल, जिनको राजकुमारी भी कहा जाता था और कहा जाता था कि ये दोनों में बहुत अच्छे रिश्ते थे और शायद दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, पर कभी उसको मंजिल नहीं मिली, कई वजह थी। लेकिन किसी ने भी, वाजपेयी जी के दुश्मनों ने भी, उनके विरोधियों ने भी कभी इस रिश्ते को लेकर उन पर उंगली नहीं उठाई और वाजपेयी जी ने इन चीज़ों को छुपाया भी नहीं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो, चीन और कश्मीर से, पाकिस्तान से लौट के आ रहे हैं और कश्मीर पे बात हो रही है और चीन पे बात हो रही है। उससे पहले के कुछ सवाल थे कि चीन का वो कश्मीर का मसला हल होगा, क्या होगा। तभी एक रिपोर्टर का सवाल आता पीछे से कि वाजपेयी जी ये मिसेस कॉल का क्या मसला है? तो एकदम अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सन्नाटा छा जाता है। हर एक को लगता है कि ये क्या बात हो रही है यहाँ, चीन की, पाकिस्तान की, कश्मीर की, ये कहाँ से ये ले आया? तो वाजपेयी जी भी थोड़ी देर चुप, उसके बाद उस रिपोर्टर की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं और एक लाइन में जवाब देते हैं। सवाल ये था कि मिसेस कॉल का क्या मसला है? वाजपेयी जी जवाब देते हैं, कश्मीर जैसा मसला है। बस उसके बाद पूरा हॉल जो है वो ठाके में गूंज जाता है और अगले सवाल की तरफ लोग चले जाते हैं। तो ये उनकी हाजिर जवाबी थी और ये भी था कि कैसे वो चुप करा देते हैं। ऐसे ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चूँकि मिसेस कॉल का जिक्र छिड़ा तो आपको बताऊँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महिला पत्रकार ने भी ऐसे ही दूसरे मुद्दे पे बात होते होते थे अचानक उसने बोला कि आपने शादी क्यों नहीं की वाजपेयी जी से? तो आपने शादी क्यों नहीं की? तो वाजपेयी जी ने पहले एक दो बार उस सवाल को टाला, कुछ और जवाब दे रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई आदर्श पत्नी नहीं मिली। ये उसी की तरफ से था कि आपने शादी क्यों नहीं की, क्या आपको कोई आदर्श पत्नी नहीं मिली? तो उन्होंने कहा नहीं, मिली थी। पूरा सवाल ये था कि आपने शादी क्यों नहीं की, क्या आपको कोई आदर्श महिला नहीं मिली, लड़की नहीं मिली? तो वाजपेयी जी ने कहा नहीं, मिली थी, लेकिन उसे भी आदर्श पति की तलाश थी, इसलिए नहीं हुई। तो ये उनका जवाब था।
दूसरा ये था कि कई बार उन्होंने ये भी कहा कि एक बार ये तो बाकायदा कई जगह पे उसमें भी है, किसी ने कहा कि आप शादी से रिलेटेड बात थी, आप अविवाहित हैं? वाजपेयी जी से सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं अविवाहित हूँ लेकिन कुंवारा नहीं हूँ। अब इस पे लेके बड़ा सवाल उठा था, लेकिन उनका जवाब देने का स्टाइल यही था। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं अविवाहित हूँ लेकिन कुंवारा नहीं हूँ। एक बार जब वो चुनाव जीते, 13 दिन की सरकार बनी थी, तो उस रात तो उनको संसदीय दल का नेता चुना गया था, मतलब ये कि वो प्रधानमंत्री के लिए चुन लिए गए, अब वो होगा। तो किसी ने उनसे कहा कि तब बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी, अच्छा 7, 7:30 या नहीं 8:30 बजे या 9 बजे के आसपास उनको संसदीय दल का नेता चुना गया था वाजपेयी जी को, और फिर उसके बाद उनको प्रधानमंत्री की शपथ लेनी थी। तो जब रात को संसदीय दल का नेता चुना गया तो एक रिपोर्टर ने पूछा कि वाजपेयी जी क्या आप इस वक्त, जो एकदम सवाल थे, आप इस वक्त पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो को कोई संदेश देना चाहेंगे? ये रात की बात हो रही है कि आप इस वक्त क्या प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो को कोई संदेश देना चाहेंगे? तो वाजपेयी जी ने घड़ी देखी, रात का वक्त था, तो उन्होंने कहा कि सुबह दे दूं तो कोई प्रॉब्लम है? वो फिर ठहाके से गूंज पड़ा था सारा। तो ये चीज़ें थी, जैसे बार बार एक उनसे ये कहा जाता था कि वाजपेयी तो अच्छे हैं, पार्टी गलत चुन ली। उन्होंने लोकसभा में जब अपना भाषण दिया था, जब बहुमत साबित करते वक्त, तब भी उन्होंने कहा कि लोग हमेशा कहते हैं वाजपेयी तो अच्छा आदमी है लेकिन पार्टी गलत है। तो बोले ये कैसे हो सकता है? अगर वाजपेयी अच्छा है तो पार्टी गलत कैसे चुनेगा, और पार्टी गलत है तो फिर वो वाजपेयी को कैसे, अच्छे आदमी को कैसे लेगा? तो ये सारी चीज़ें थी जो वाजपेयी जी को लेके हमेशा चलता रहा। और सबसे बड़ी बात है कि वाजपेयी जी की एक चीज़ के लिए जो हमें आजकल आप देखते होंगे, हमारी सेना को लेके या बॉर्डर पे लड़ाई, शहीद, इन सारी चीज़ों को लेके बहुत हंगामा और सब कुछ चलता है, लेकिन ये अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने शहीदों के सम्मान का जो सबसे बड़ा काम किया था वो ये किया था कि उनके इस फैसले से पहले जब बॉर्डर पे सिपाही या हमारे जवान शहीद होते थे तो या तो उनको वहीं अंतिम संस्कार कर दिया जाता था या दफना दिया जाता था धर्म के हिसाब से, और या फिर फैमिली वाले आएँ और उसको उठाकर ले जाएं और जो भी जैसे ले जाएं। वाजपेयी जी ने ये काम किया कि जो भी जवान शहीद होगा, एक तो उसको राजकीय सम्मान मिलेगा, नंबर 2 उसके पार्थिव शरीर को उसके पैतृक गांव तक जहां का रहने वाला है वो सरकार भिजवाएगी, चाहे प्लेन से भिजवाए, चॉपर से भिजवाए, ट्रेन से भिजवाए, गाड़ी से भिजवाए, लेकिन पूरा और उसके अंतिम संस्कार का खर्चा उसके गांव तक उसके पार्थिव शरीर को भेजना, ये जो कानून बना था और राजकीय सम्मान दिलाना, ये वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए ये हुआ था। क्योंकि इससे पहले ये चीज़ें थी नहीं, जिसकी वजह से बेचारे जो जवान थे, मौत के बाद बहुत सारे फैमिली वालों तो उनका चेहरा भी नहीं देख पाते थे, इतने पैसे नहीं होते थे कि बॉर्डर से उठाकर पार्थिव शरीर को घर लाएं फिर अंतिम संस्कार करें, तो वो भी कहते थे कि चलो दिल पे पत्थर रख के, लेकिन ये काम किया था। आज हम सब बेशक अलग अलग बातें करते हैं, जवानों के लिए ये किया, जवान वो किया, लेकिन ये शायद वो काम था जिसे हर एक को याद रखना चाहिए, इतना बड़ा मतलब काम दिलाना। तो ये वाजपेयी जी के कुछ किस्से थे जो मैंने आपको, जो हाँ एक और था कि जब वाजपेयी जी विदेश मंत्री बने पहली बार, तो नॉर्थ ब्लॉक में आपने देखा होगा सारे सरकारी दफ्तर हैं, यहाँ फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सारे वहाँ बैठते हैं। तो वाजपेयी जी जब विदेश मंत्री बने तो पहली बार अपने दफ्तर में जा रहे थे, और जब वो दफ्तर के अंदर जा रहे थे तो अचानक रुक गए। उसका तो उन्होंने कहा कि मैं इस दफ्तर में और इस इलाके में सैकड़ों बार आया हूँ, चूँकि वो लगातार 53 से सांसद रहे थे और सबसे लंबे सांसद रहे हैं, तो वो हमेशा जाते थे और बतौर सांसद भी और भी, लेकिन जब तो उस दफ्तर में भी जाते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं जब भी आता हूँ तो इस दफ्तर को मैं एक चीज़ की वजह से पहचानता हूँ, वो ये कि यहाँ पे घुसते ही जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति है, वो कहाँ गई? अब जितने स्टाफ थे विदेश मंत्रालय के उस वक्त सब चौंक गए एकदम। तो उन्होंने कहा मेरी तो पहचान ये है कि मैं इस दफ्तर को इसलिए पहचानता हूँ कि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति देखता हूँ, और ये कह के वो चले गए। अगले दिन जब वो दोबारा दफ्तर में आते तो जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति वहीं पे थी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने लगवाया, लेकिन ये कहा जाता है
कि उन्होंने पहली चीज़ यही कही थी घुसते ही कि जैसे पहले था वैसे ही जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति यहाँ पे होनी चाहिए, और वो वैसे ही लगी। और उनके और नेहरू के रिश्ते भी ऐसे थे, मतलब रिश्ते उनके सारे किसी भी पार्टी के हों सबके साथ एक जैसे थे। जैसे एक बहुत मशहूर किस्सा उनका ये है कि एक फॉरेन कोई डिग्नेटरी आए थे दिल्ली, और तब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो राष्ट्रपति भवन में जैसे होता है अक्सर जब विदेशी मेहमान आते हैं तो उनको बुलाया जाता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो उससे अलग खड़े होकर उसके बाद ये बात कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू और वो जो विदेशी मेहमान थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। तो इतने में वाजपेयी जी दूर खड़े हुए किसी से बात कर रहे थे, तो नेहरू जी ने वाजपेयी जी को बुलाया अपने पास, उसके बाद बुलाकर और उस मेहमान से इंट्रोडक्शन जो कराया वाजपेयी जी का, वो ऐसे कराया कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, विपक्ष के नेता हैं हमारे, हर चीज़ में ये मेरी मुखालफत करते हैं, हर चीज़ में ये मेरा विरोध करते हैं, हर मुद्दे पे ये मेरा विरोध करते हैं, लेकिन ये एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसे इंट्रोडक्शन कराया था उस वक्त, और देखिए बाद में वो बने भी। तो तब इन लोगों के रिश्ते ऐसे होते। जैसे एक बार पार्लियामेंट में ये हुआ, पार्लियामेंट में ही था कि इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी तो वो वाजपेयी जी बोल रहे थे और वो यूं यूं उंगली करके बोल रहे थे। उनका थोड़ा सा स्टाइल भी है वाजपेयी जी का ना, कई बार यूं यूं था। फिर तो इंदिरा जी उस पर बीच में थोड़ी सी नाराज़ हुई और उन्होंने कहा कि ये वाजपेयी जी आप ये बार बार उंगली इस तरह से करके जो बात करते हैं, उंगली खड़ी करके ऐसे उंगली खड़ी करके आप बात करते हैं, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। तो गुस्से में थी वो। माहौल कैसे बदलता है देखिए। तो अचानक वाजपेयी जी फिर चुप होते हैं, उसका देखते हैं, उसका कहते हैं ये बताइए क्या पैर खड़ा करके भी बात कर सकते हैं? उसके बाद वो इंदिरा जी भी मुस्कुराती। तो ये सारी चीज़ें थी। एक बार ऐसी कुछ पार्लियामेंट में ही फिर इंदिरा जी के साथ उनकी नोकझोंक हुई थी, तो उन्होंने कहा मुझे आपकी ये बात करने की शैली जो है वो पसंद नहीं, इंदिरा जी ने कहा। तो वाजपेयी जी ने पलट के कहा था पर आपके पिताजी को यही सबसे ज़्यादा पसंद आता था मुझ में। तो वो फिर मामला जो है वो नॉर्मल हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन मैंने आपको बताया कि मेरी ज़िंदगी में बहुत खुशनसीब हूँ कि 15 मिनट जो मुझे उनके साथ बिताए थे और जो बातें हुई थी वो जो है मुझे और भी ज़्यादा करीब लगे। इसलिए पिछले 2 दिनों से जब से, हालांकि देखिए लगभग हम सभी को पता था कि उनकी हालत ख़राब है, 11 जून से एम्स में थे। कई बार ऐसी खबर आई कि बस अब कभी भी खबर आ सकती है। तो ये चीज़ें थी कि कभी ना कभी ऐसी खबर आएगी। तो बहुत सारे मतलब ज़हनी तौर पे तैयार भी थे, इस तरह की खबरें सामने आएंगी। लेकिन जब सच में खबर आई तो फिर जिस तरीके से हर एक पूरे देश में सभी को दुख अफसोस है वैसे ही, क्योंकि ऐसे लोगों का जाना जो आजकल ख़ास तौर पे जो माहौल चल रहा है, जहाँ पे आप किसी भी पार्टी का कोई भी हो, हर पार्टी के साथ आपके मतभेद तो हो सकते हैं लेकिन विरोधी नहीं। आप मतलब नफ़रत और लड़ाई झगड़े की बात नहीं। आपकी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, आपकी सोच अलग हो सकती है, लेकिन और आप विपक्ष के हो सकते हैं, आप सत्ता के हो सकते हैं, लेकिन वो जो तकरार और वो है ना, वो वहीं तक होनी चाहिए। मतलब मतभेद। इराक की कहानी सुनाऊंगा। जब 39 लापता भारतीयों की तलाश में मैं, मेरी टीम, मेरे साथ गौरव सावंत, कृपाल सिंह जो मेरे कैमरामैन, हम लोग इराक गए थे। बट इराक जाऊं और इराक के वहाँ पे क्या क्या हुआ, क्या क्या देखा, वो आपको कहानी बताऊं उससे पहले 2013 की बात थी। एक दिन हम लोग यूं ही बैठे हुए थे, क्राइम टीम के साथ डिस्कशन हो रहा था कि आज वारदात में क्या जाएगा। तो अचानक एक नाम आता है बगदादी, अबू बकर अल बगदादी। तो ये उस वक्त तक नाम बहुत कम लोगों ने सुना था हिंदुस्तान में। तब हम लोग आतंक के तौर पे जो नाम याद रखते थे, या तो फिर ओसामा बिन लादेन था, अल जवाहिरी था, उधर पाकिस्तान में आपका हाफिज़ सईद, मौलाना मसूद अज़हर, सैयद सलाउद्दीन, ये तमाम नाम थे। तो अबू बकर बगदादी का जब नाम आया तो एक क्यूरियोसिटी हुई कि ये कौन, ये नया कौन सा पैदा हो गया। फिर उसके बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। 13 में पहली बार बगदादी पे हम लोगों ने स्टोरी की थी, और उस स्टोरी को करने की वजह एक थी, सिर्फ ये नहीं कि बगदादी कौन है और इसका ISI इस नाम है, ये है वो। एक वीडियो आया था, उस वीडियो में एक अमेरिकन जर्नलिस्ट, वो उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे, नारंगी रंग का कपड़ा पहने हुआ था और घुटनों के बल बैठा हुआ था, और पीछे एक शख्स खड़ा हुआ था जिसके चेहरे पे नकाब था, उसके हाथ में इतना बड़ा खंजर था, और वो खंजर लिए हुआ, और इंग्लिश में वो पहले
कैमरे पर रिकॉर्डिंग कर रहा है, जिसमें वो मैसेज दे रहा है कि जो भी इस्लाम के ख़िलाफ़, जिहाद के ख़िलाफ़ करेगा उसका अंजाम यही होगा। और वेस्टर्न जो कंट्री है वो उसको धमका रहा था एक तरीके से, उसमें यूएस को भी। और उसके बाद करने के बाद फिर वो चाकू से उसका गला काट देता है। तो वीडियो बहुत ही खौफनाक था, दहलाने वाला था। और कैमरे पे मौत देने का ये तब हाल के वक्त में ये पहला इस तरीके का इतना खौफनाक सामने आया था। तो जब हम लोगों ने देखा तो उसके बाद वो स्टोरी की, जाहिर सी बात वो सारे वीडियो ब्लर किए। उसके बाद 2013 से लेके 2017 तक 4 सालों में मुझे याद है कि करीब 1000 एपिसोड तो हमने बना ही दिया होगा, या 800-700 बगदादी के ऊपर। क्योंकि उसके बाद से उसकी क्रूरता बढ़ती गई थी। फिर तो कैमरे पे अलग अलग मारने की उसकी तस्वीरें आने लगी, जलाकर मारने की, बम से उड़ाकर मारने की लोगों को, पर सबको नारंगी रंग का कपड़ा पहनाता था और मारता था। तो जब 3-4 साल ये हो गए स्टोरी करते करते, तो इतनी सारी चीज़ें कर ली थी कि उसके बाद मुझे लिखते वक्त फिर किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती थी। मतलब रटा हुआ होता था मुझे, और उसके बारे में शायद मुझे लगता था कि मैं बहुत जानता हूँ। पर एक तमन्ना थी कि मैं एक बार इराक़ में जाके खुद देखूँ कि ISIS है क्या, बगदादी का वहाँ पे क्या हुआ है, नहीं है। तो मौका नहीं मिला। शुरुआत में इराक़ के माहौल बहुत ख़राब थे, तो वहाँ जाना रिस्की था। तभी इत्तेफाक की बात है कि सितंबर 2017 39 भारतीय हिंदुस्तान से गए थे, जो 2014 से लापता थे, मौसुल के एक जगह पे। इराक़ का एक बहुत बड़ा शहर है मौसुल, जो जहाँ पे तेल के कुआं बहुत है और खेती के लिए भी वहाँ मौसुल की ज़मीन बहुत अच्छी है। तो वहाँ से वो लापता हो गया, उसका तलाश चलती रही, खबरें आनी शुरू हुई। तो हमें कहा गया कि 39 भारतीयों की तलाश के लिए, चूँकि हिंदुस्तान के जो विदेश राज्य मंत्री जनरल VK सिंह थे, उनके जाने की खबर आ रही थी कि वो जाएंगे उसे ढूंढने के लिए, क्योंकि लोकसभा में मामला उठा। तो जब ये हुआ कि VK सिंह जाएंगे तो मौका अच्छा था, लगा कि हम लोग भी उनके साथ जा सकते हैं और कम से कम सेफ रहेंगे। तो ये कहा गया कि आप लोग वीज़ा के लिए अप्लाई कर लीजिए। तो मैंने, गौरव सावंत ने, कैमरामैन कृपाल सिंह ने वीज़ा के लिए अप्लाई किया। ये बात है सितंबर की। हमें लगा कि वीज़ा 2-3 दिन में मिल जाएगा, इराक़ का वीज़ा कौन सा मुश्किल काम है। लेकिन वहाँ पे सब कुछ जो प्रक्रिया थी उसको पूरी होने में ही लग गए 1 हफ़्ता। उसके बाद वो वीज़ा के लिए फ़ोन करते थे तो कहते अभी आ रहा। मालूम है कि इराक़ से पहले कंफर्मेशन आना था, और ये बार बार पूछते थे कि आप क्यों जाना चाहते हैं, रिस्की है, ये है। एम्बेसी के लोग ही मना कर रहे थे कि आप मत जाइए, सेफ़ नहीं है। पर हमने कहा कि नहीं, हमें जाना है। खैर, करीब 20 दिन के बाद वीज़ा आया। अब वीज़ा आया तो VK सिंह के जाने का मामला अटक गया कि वो आज जाएंगे कल जाएंगे, तो फिर बात आई गई हो गई। इसी दौरान मैं एक शूट पे था, बीच में याद होगा आपको, ताजमहल को लेकर बड़ा कंट्रोवर्सी था, तो मैं आगरा में शूट कर रहा था ताजमहल को लेकर। तभी वहाँ फ़ोन आया कि जनरल VK सिंह 22 अक्टूबर को इराक़ जा रहे हैं 39 भारतीयों के लिए, और मैं 21 को आगरा में था। तो आगरा से मुझे आना था 22 को, लेकिन फिर 21 की शूट ख़त्म करके और शाम को वहाँ से भागा, रात को दिल्ली पहुँचा, और तब तक ऑफिस की तरफ से फ़्लाइट सब टिकट हो चुकी थी। और हम फिर 22 को VK सिंह यहाँ से गए, 23 को हमारी टीम निकली। मुझे याद है वो संडे का दिन था, और हमारी फ़्लाइट रात 3 बजे की थी। अच्छा, एक दिक्कत ये थी कि इराक़ की कोई भी फ़्लाइट हिंदुस्तान से डायरेक्ट नहीं है। आपको या तो यहाँ से दुबई जाना होगा, या आपको गल्फ़ के किसी एक कंट्री में उतरना पड़ेगा, फिर वहाँ से आप इराक़ जा सकते हैं, बगदाद, इराक़ की जो राजधानी है। तो हमारी वाया दुबई टिकट हुई। हम दुबई एयरलाइंस की फ़्लाइट थी, 4 बजे यहाँ से हम लोग दुबई गए, और सुबह दुबई लोकल टाइम के हिसाब से 7:30 बजे हम लोग दुबई एयरपोर्ट पे थे। लेकिन हमारी वहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट जो बगदाद की थी वो शाम 4 बजे की थी। सुबह से काफ़ी वक्त था, चूँकि लगभग 8-9 घंटा, तो हम दुबई एयरपोर्ट पे ही थे, चूँकि वीज़ा था नहीं, बाहर जा नहीं सकते थे। तो वहीं मैं, गौरव, ये सब एयरपोर्ट के ही, जगह नहीं थी तो ज़मीन पर ही सो गए 2-4 घंटा, चूँकि पूरी रात जागे हुए थे, फिर नींद पूरी की, और फिर शाम की हमारी फ़्लाइट थी। तो अब तक बड़ा नॉर्मल था एकदम, दुबई जाके वैसे ही अच्छा लगता है। और लेकिन जैसे ही दुबई से फ़्लाइट में बैठे हम इराक़ के लिए, तो एक अजीब सा डर शुरू हो गया कि अब हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ के बारे में अब तक मैं 3-4 साल से सुनता आ रहा हूँ और मैंने देखा नहीं है। खैर, हम लोग बातें करते रहे। तमाम के बाद हम दुबई एयरपोर्ट पे 5:30 बजे शाम को, जो लोकल टाइम है इराक़ का, वहाँ लैंड करते हैं। लैंड करने के बाद जब एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो हमारी सारी तलाशी होती है, चूँकि हमारे पास इक्विपमेंट्स, कैमरा, एक लाइव करने का भी होता है, उसको लाइव व्यू कहते हैं, वो हमारे पास था, इतना बड़ा होता है वो। तो उस लाइव व्यू को लेके वहाँ पे एयरपोर्ट पे काफ़ी तलाशी हुई। उन्होंने कहा हमें ये दिखाइए कैसे लाइव होता है ये, क्योंकि इराक़ में सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त थी, और उन्हें लगता था कि पता नहीं ये कौन सा इक्विपमेंट्स है। दूसरा एक और भी था,
चूँकि हम इंडियन थे तो इराक में ख़ासतौर पे ये जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी और इंडियन, इनकी तलाशी थोड़ी और ले रहे थे, क्योंकि बीच में खबर आई थी कि आईएसआई जो है, आईएसआईएस, वो एशियन मुसलमानों को बहुत भर्ती कर रहा है अपने ग्रुप में, जिसमें पाकिस्तानी भी हैं, कुछ साउथ इंडिया से अपने इंडियन का भी नाम आया था कि कुछ लड़के गायब थे। तो इस वजह से ये सारी इक्विपमेंट्स की तलाशी हुई, बहुत टाइम लगा, उसके बाद हमें घर क्लियरेंस मिला और हम जब एयरपोर्ट के बाहर आए तो लगभग 7:30 बज चुका था। बाहर अंधेरा था, पहली बार हमें बगदाद के बाहर कदम रखते हैं, और हमने सेफ्टी के लिए किया था कि एयरपोर्ट से ही टैक्सी ले ली थी। एक सोर्स था मेरा जिसने हमें बगदाद में, उसका एक जानने वाला था। वो सोर्स ऐसे बना था कि किसी एक मैं जानने वाले को देखने के लिए एक हॉस्पिटल गया था, मेदांता, गुड़गांव में। तो वहाँ पे मेदांता में, और ये जो दिल्ली में एक 2 हॉस्पिटल और है, वहाँ पे इराकी बहुत इलाज कराने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलाज सस्ता होता है और यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है। तो वहाँ पे एक इराकी से मिलवाया था उसने, वो उसका दूर का जानने वाला था, तो उससे बातचीत हुई थी उस दिन थोड़ी बहुत। फिर जब मैं जाने लगा तो मुझे अचानक याद आया था, तो मैंने उसको एक दिन पहले फ़ोन किया कि मुझे बगदाद जाना है कोई, तो उसने उसका नाम बताया। तो हमने उसका लोकल नंबर लिया, तो उसने बताया था कि आप एयरपोर्ट पे ही टैक्सी करना और हम आपको बाहर मिलेंगे एयरपोर्ट के। तो हमने एयरपोर्ट से टैक्सी कराई, लेकिन जो टैक्सी से बाहर निकले तो 2 चीज़ें बड़ी अजीब हुई। एयरपोर्ट से, जैसे आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आम एयरपोर्ट के गेट तक आपको टैक्सी ले जाती है, वहाँ पे दूसरा था, वहाँ पे टैक्सी आपको एयरपोर्ट के बाउंड्री के बाहर तक ले जाएगी। मतलब जो बाहर की गाड़ियाँ हैं, चाहे वो बस हो, प्राइवेट टैक्सी हो, प्राइवेट कोई भी गाड़ी, वो एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के अंदर रेंज में नहीं आ सकती है। मतलब बगदाद एयरपोर्ट का इतना बड़ा घेराबंदी ये दुनिया में किसी और एयरपोर्ट की है ही नहीं, क्योंकि वहाँ एयरपोर्ट को हमेशा थ्रेट रहा है बॉम्ब से उड़ाने का, कार बॉम्ब से उड़ाने का। तो वो 10 किलोमीटर उन्होंने पूरी बैरिकेडिंग कर रखी है, पूरी बाउंड्री वॉल है, और उस 10 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ और सिर्फ इराकी एयरपोर्ट अथॉरिटी और उनके ऑफिशियल, उनकी सिक्योरिटी की जो गाड़ियाँ होती हैं उसी पे चलती हैं, और आप उसी में बैठ के 10 किलोमीटर के बाद एक बड़ा सा गेट आता है जहाँ पे पार्किंग लॉट है जो प्राइवेट लोगों के लिए आपको रिसीव करने आएगा। तो ये पहली बार मैंने देखा, तो मैं बड़ा, मुझे अजीब लगा कि 10 किलोमीटर की सुरक्षा घेरा, इससे ही अंदाज़ा हो गया कि हम किस जगह आए हैं, किस देश में आए हैं। तो 10 किलोमीटर एयरपोर्ट के बाउंड्री के बाद हमें एयरपोर्ट की टैक्सी छोड़ती है। हाँ, जो दूसरी चीज़ और ये थी कि जब हमने टैक्सी ली तो उस 10 किलोमीटर हमें गेट तक छोड़ने के लिए, चूँकि हमारे पास डॉलर था, हमने करेंसी चेंज कराई नहीं थी, तो एयरपोर्ट से हमने करेंसी चेंज कराने की सोची। तो पहले टैक्सी वाले से ही कहा इसको ही डॉलर दे देंगे। तो उससे हमने पूछा कितना हुआ, तो उसने जो हमें बिल दिया, एक तो प्रॉब्लम थी लैंग्वेज प्रॉब्लम, वो अरबी बोल रहे थे, अंग्रेज़ी उन लोगों को आती नहीं है, बहुत कम इराकियों को अंग्रेज़ी आती है। तो जब उन्होंने पैसे बताए तो हमारी हालत ख़राब हो गई। सिर्फ वो एयरपोर्ट के गेट तक छोड़ने के लिए जो उन्होंने बिल दिया था टैक्सी का हमें, वो 1.25 लाख रुपए था। मैंने कहा अरे, हम लोग इतने पैसे लेके आए, मैंने कहा अगर 4 टैक्सी करूँगा और 5 दिन यहाँ पे रहूँगा तो मालूम है कि सारे ही। लेकिन फिर हमें लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, वो समझा भी नहीं पा रहा है उसके। फिर हम उसके बराबर में गए, मैंने कहा एक्सचेंज करा लेते हैं करेंसी। जब एक्सचेंज कराने के लिए गए तो जो हमने $100 दिया, उस $100 के हमें करीब 1.25 लाख रुपए मिले। तो मैंने कहा फिर ठीक है, $100 मतलब हमारे इंडिया में अभी करीब 6,000 रुपये होगा। 6,000 भी नहीं है, 5800 5900 रुपये। लेकिन वहाँ इराकी करेंसी $100 का हमें 1.25 लाख रुपए मिले, और वहाँ के जो नोट थे वो 50,000 का, 1 लाख का, मतलब सबसे छोटा नोट वहाँ जो है वो 5,000 रुपये का। 5,000 से छोटी करेंसी है ही नहीं इराक में। तो फिर मुझे लगा कि चलो, तो खैर हमने वो टैक्सी ली 1.25 लाख रुपए की 10 किलोमीटर के लिए। उसके बाद छोड़ा तो हमारा जो लोकल कॉन्टेक्ट था वो आया लेने के लिए, वो हमें उसने सारा सामान डाला। और अब उसके साथ भी प्रॉब्लम ये कि वो टूटी फूटी हिंदी बोल रहा, अंग्रेज़ी आती नहीं है, चूँकि इंडिया में आया था इलाज कराने के लिए। बट उसकी पूरी बातचीत से ये था कि हमें 2 चीज़ें उसने उसी वक्त बता दिया था। एक कि आप यहाँ पे उस इलाके में रहेंगे जो शिया बहुल इलाका है, मतलब आप सुन्नी के इलाके में नहीं रहेंगे। उसकी वजह यह थी कि जितने भी एंटी बगदादी थे वो सब शिया थे, और जो सुन्नी बहुल इलाके थे उसमें बहुत सारे बगदादी के स्लीपर सेल और उनके फॉलोअर्स और उसके कट्टर सपोर्टर वो रहते थे। तो वो ऐसे लोगों को निशाना बनाते थे जो विदेशी है, ख़ास तौर पे अगर वो मीडिया का है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऐसे कई जर्नलिस्ट को उन्होंने उठाया और कैमरे पे मारा।
अब चूंकि उन लोगों की नज़र इंडिया पे भी थी, तो अगर इंडिया के 2-3 जर्नलिस्ट हाथ लग जाए और कैमरे पे उनका गला काटा जाए तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान में उसका क्या असर होगा। तो इसलिए उनकी नज़र होती थी। तो उसने पहली चीज़ हमें यही बताई, तो हमने कहा कि हम तो तुम्हारे भैया भरोसे में हैं, ABCD पता नहीं हमें बगदाद का, जहाँ ले चलो। अच्छा, वो ख़ुद भी शिया था, तो कई जगह तो मुझे ये भी बोलना पड़ा कि मैं भी शिया हूँ, हालांकि मैं सुन्नी हूँ, और लेकिन जान बचाने के लिए सब चलता है। तो वो ले गया। एक करादा इलाका है बगदाद का, एयरपोर्ट से करीब 20 किलोमीटर दूरी पे था। वो करादा हमेशा नाम अजीब सा इसलिए मुझे याद रहता है। तो वहाँ करादा इलाका वो पूरा शियाओं का इलाका था। तो वहाँ का एक होटल था लाइफ पैलेस, ठीक ठाक होटल था वो, पर डे का करीब $200 पर डे उसने लिया था। तो हम 3 लोग वहाँ जाते हैं। उसके बाद रात को अब ये हो गया कि होटल पहुँचते पहुँचते 9:30-10 बज चुका था। और पहली बार हम लोग कुछ खाना के लिए, वो गौरव सावंत नॉनवेज, हालांकि मैं भी खाता हूँ, ऑर्डर दिया, लेकिन जैसे ही वो खाना हमने पहला चखा तो हमें आइडिया हो गया कि आने वाले दिन में क्या करना पड़ेगा। वो बिल्कुल बॉयल्ड खाना टाइप का होता है। वो मिर्च नहीं खाते इराकी, उनको चिली से सख्त नफरत है। वो अगर ज़रा सा भी आप डाल देंगे तो वो खा नहीं पाएंगे। नमक भी बहुत कम यूज़ करते हैं, मसाला तो सवाल ही नहीं है। तो वो अजीब सा था। तो कृपाल हमारे यहाँ वो शुद्ध वेजिटेरियन है, वो अपने साथ मैगी वैगी बहुत सारा लेकर गए थे। तो वो अपने कोटे का ले गए थे, उन्हें लगा था कि ये दोनों तो नॉनवेज खा लेगा, हमारे क्या होगा। लेकिन वो कृपाल मेरा सहारा बन गए। उनका कोटा मैंने कहा कि अब ये इसको 2 हिस्सों में बांटो जब तक यहाँ रहेंगे। तो खैर रात वहाँ रुके। तभी विंडो के पास सिगरेट जलाने के लिए कर्टन हटाया गया, तो अचानक वेटर एक जो वहाँ पे आया हुआ था उस वक्त, वो बहुत ज़ोर से बोलता है अरबी में, जो समझ में आ गया था कि इसको बंद कर दो और विंडो आप मत खोलना सिगरेट उगरेट की। तो पूछा क्यों, तो बोला कि कभी भी कहीं से सामने से गोली आ सकती है, क्योंकि कुछ पता नहीं, और आप लोग बाहर से हो तो हमारी जिम्मेदारी है। तो उसके बाद खैर वो उस रात की बात है, उसके बाद कभी विंडो हम लोगों ने कहीं खोला ही नहीं। रात होती है, सुबह उसके बाद हम लोग होटल में ब्रेकफास्ट करते हैं। तो पहली बार ब्रेकफास्ट जो है वो हम लोगों के मतलब का था, ब्रेड बटर ये सारी चीज़ें जो खा सकते थे, तो और फ्रूट्स भी। तो हम मुझे आइडिया मिल गया था कि अब हम लोगों को अगर रहना है तो ब्रेकफास्ट खूब सारा करो, और बाकी तो फिर देखेंगे, मैगी रात को खाएंगे। तो ब्रेकफास्ट खूब खाते थे। अच्छा, वहाँ जो चाय देते हैं उस चाय में दूध यूज़ नहीं करते वो लोग, काली चाय, और चाय का कप बहुत छोटा होता है बस। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग इंडियन एम्बेसी गए। इंडियन एम्बेसी में जाने के बाद जनरल VK सिंह से मिलना था। जनरल VK सिंह वहाँ हमें मिले, फिर उन्होंने अपना प्लान बताया कि हम मौसूल जाएंगे। अच्छा, अब मौसूल में चक्कर ये था कि मौसूल एयरपोर्ट बंद था, और वहाँ पे चूँकि आतंकवादी ने हमला कर दिया था, तो वो सिर्फ आर्मी के चॉपर उतरते थे, और या फिर मौसूल जाने के लिए आपको बाई रोड जाना होता था। तो हमने सोचा कि ये चॉपर से जाएंगे आर्मी के, तो हम भी बैठ जाएंगे। उन्होंने वादा भी किया। तो उस नेक्स्ट डे जाना था, मतलब 25 तारीख को, 25 अक्टूबर उन्होंने वादा किया। फिर जनरल VK सिंह हम लोगों को वहीं एक क्लब में, जो इंडियन एम्बेसी के पास क्लब है, वहाँ पे लंच भी कराया। लंच में पिज़्ज़ा खिलाया, पिज़्ज़ा ठीक ठाक था। और फिर अगले दिन के लिए उन्होंने कहा हम जाएंगे। अब जब हम इंडियन एम्बेसी गए, तो एम्बेसी की बात बताता हूँ कि पूरा जो इंडियन एम्बेसी है वो एक तरह से एकदम किले में तब्दील है। वहाँ के हम एम्बेसडर से मिले, और वो जो स्टाफ थे, तो ये नो फैमिली जोन पोस्टिंग एरिया होता है इराक, मतलब आप वहाँ पे जो भी स्टाफ जाएगा उसकी फैमिली नहीं जा सकती। ये उन जगहों के लिए होता है जहाँ पे ख़तरा ज़्यादा होता है। तो वो पूरा नो फैमिली जोन था। तो उन लोगों से बात की तो पता चला कि वो 3-3 महीने में एक बार एम्बेसी के कंपाउंड से बाहर निकलते हैं, वो भी ग्रुप में। क्यों? क्योंकि बाहर में ख़तरा है, कोई भी वहाँ चलते फिरते कार ब्लास्ट हो जाता है, कोई गोली मार सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए बेचारे 3-3 महीने तक बाहर निकलते थे। मैंने कहा आप अंदर क्या करते हैं? तो कहते हैं एम्बेसी के काम के बाद अंदर में बैडमिंटन कोर्ट बना रखा है। वो सद्दाम हुसैन के एक रिश्तेदार की हवेली थी, जिसको इंडियन एम्बेसी बना दिया गया। काफ़ी बड़ी और ख़ूबसूरत है। तो उसी में एम्बेसडर का भी रेजिडेंस है और ऑफिस भी है। तो ये सारे स्टाफ भी वहीं रहते हैं और इकट्ठे, और 3-3 महीने में एक बार निकलते हैं। तो ये सुन के बड़ा अजीब लगा। जनरल VK सिंह जो आए, तो उसी एम्बेसी के एक सामने सड़क है, उसको ग्रीन, इराक में ये सबसे फेमस है, बगदाद में ग्रीन जोन एरिया वो होता है जहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मतलब वहाँ कोई फालतू आदमी, कोई अननोन आदमी जा ही नहीं सकता। हर गाड़ी का स्टिकर होता है, नंबर होता है। पूरी जो ग्रीन जोन का एरिया, चारों तरफ से वो बुलेट प्रूफ दीवार है। और उसी ग्रीन जोन के अंदर अमेरिकन एम्बेसी है, UN की का दफ्तर है, और इंग्लैंड, जितने भी ये सारे कंट्रीज़ हैं उनके एम्बेसी हैं। लेकिन हमारा एम्बेसी, पाकिस्तान का एम्बेसी, बांग्लादेश का एम्बेसी, ये सब ग्रीन जोन के बाहर है। और उसी के अंदर
फाइव स्टार होटल भी है, फ़िलिस्तीन होटल बहुत फेमस है, जब सद्दाम के ज़माने में उस पर भी बमबारी हुई थी, गोली चली थी। तो ये जितने वीवीआईपी और जितने इराक के मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सब उसी ग्रीन जोन में उनका घर भी है। तो उस ग्रीन जोन में हम लोगों की परमिशन नहीं, हम नहीं जा सकते। तो जनरल वीके सिंह चूँकि गेस्ट थे इराक सरकार के, तो उनको वहीं ठहराया गया था अंदर। तो उनसे जब मिलना होता था तो वो ग्रीन जोन के बाहर आते थे, तब हम उनसे मिलते थे। खैर अगले दिन उन्होंने कहा कि हम मौसूल जाएंगे, और अगले दिन हमें सुबह पता चला कि वो मौसूल अकेले चले गए। और उसकी वजह थी, उन्होंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया था। जो इराकी ऑफिशियल, जो एयरफोर्स और उनकी आर्मी के लोग थे, उन्होंने कहा चॉपर में सिर्फ 4 लोग बैठ सकते हैं। तो एक एम्बेसडर साहब बैठे हमारे, एक जनरल वीके सिंह, एक पायलट और एक सिक्योरिटी गार्ड, बस 4 ही लोग जा सकता था, 4 ही गए। और हमारे लिए मुश्किल थी कि हम बगदाद आ गए और मौसूल ना जाएँ, तो ये कैसे होगा। फिर हमने कहा कि हम खुद जाएंगे, पर एम्बेसी से स्टाफ ने, सब ने हमें मना किया मत जाओ ये है, लेकिन नहीं कि हमने कहा जाएंगे। बट वो अगला दिन भी हमारा फिर ऐसे ही बेकार गुजर गया। लेकिन हम वहाँ पे फिर इधर उधर गए बगदाद में, जो ऐतिहासिक जगह है, लोगों से बात करके इराकी कि जानूँ कि है क्या आईएस। तो इस दौरान में जितने लोगों से बात की तो पता चला कि हर आदमी वहाँ बगदादी से दुखी था, चाहे वो शिया हो सुन्नी है, जितने भी पढ़े लिखे थे। और फिर वहाँ इराक का इतिहास भी पता चला। फिर बचपन की वो चीज़ें याद आई, मैं भूल गया था, मुझे बगदाद जाके याद आया कि हमने उस पर कई फिल्में भी बनी हैं, अलाउद्दीन का चिराग। तो वो आप घिसिए और वो आता था, जी मेरे आका जिन, जो है अलाउद्दीन का। तो ये अलाउद्दीन का चिराग बगदाद की ही कहानी है, और वहाँ के एक बहुत बड़े चौराहे पे अलाउद्दीन का चिराग बहुत बड़ा बना हुआ है। तो अलाउद्दीन का चिराग, देन सिंदबाद, सिंदबाद की कहानी भी इराक की और बगदाद की है। तो इतिहास और दुनिया के वो बहुत पुराने शहरों में से एक है बगदाद, करीब 8वीं सदी से है। तो ये सारी चीज़ें पता चली, हमने बातचीत की, लोगों से रिकॉर्ड करना शुरू किया, सब हो रहा है। फिर हमने तय किया कि हम नेक्स्ट डे जाएंगे मौसूल, और बाई रोड जाएंगे, क्योंकि बाई रोड के अलावा कोई रास्ता था नहीं। तो अब नेक्स्ट डे मौसूल जाने के लिए सवाल ये था कि पहले तो हम लोकल गाड़ी यूज़ कर रहे थे, तो अब कोई ले जाए, क्योंकि बगदाद से 410 किलोमीटर दूर है मौसूल। और ये जो बगदाद का नॉर्थ एरिया है पूरा, वो डिस्टर्ब था। जो साउथ एरिया है वो पीसफुल है। साउथ एरिया में वो भी आता है आपका करबला, और ये जो शियाओं का सबसे बड़ा वो है, तो वहाँ पे सेफ़ है। लेकिन उस तरफ जो जो मोसुल का रास्ता है, इरबिल का रास्ता है, जो दिजैल का रास्ता है, जो समारा का रास्ता है, वो सारे बहुत डिस्टर्बेंस थे, क्योंकि वहाँ पे आईएसआईएस का कब्ज़ा था। तो खैर अगले दिन हमने किसी तरह से बहुत लोगों से बात की, कोई भी ड्राइवर तैयार नहीं कि मौसूल तो नहीं जाएंगे, और हमें भी कहता था कि आप पागल हो, आप लोग मत जाओ, ये है वो। तो नेक्स्ट डे जब हमने जाने का फ़ैसला किया, उसी रात ये हुआ कि तब तक हम 2 दिन सड़क पे घूम चुके थे बगदाद की, और बहुत सारे लोगों से बात की, स्टूडेंट से मिले। दुनिया की सबसे एक अल मुंतसरिया यूनिवर्सिटी है, आप कभी इसको गूगल देखिएगा, ये वर्ल्ड के सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है। और कहते हैं कि इराक में का शिक्षा से बहुत गहरा लेना देना, इस्लामिक शिक्षा की शुरुआत ही वहीं से हुई। तो अल मुंतसरिया यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला, वहाँ स्टूडेंट से बात की। लेकिन इस सड़क पे खुलेआम घूमने और कैमरा लेके चलने का एक नुकसान ये हुआ कि शाम तक ये खबर फैल गई, कुछ मीडिया के लोग आए हैं, वो भी इंडिया के। तो वहाँ पे ये नहीं कहते इंडिया विंडिया, वो हिंदुस्तानी को अल हिंदी बोलते हैं और जर्नलिस्ट को सहाफ़ी। तो ये बातें आई कि अल हिंदी सहाफ़ी, अल हिंद के 3 सहाफ़ी घूम रहे हैं। एक ये जो आर्ट एंड इनके अपने श्री श्री रविशंकर जी हैं, उनका आश्रम भी है वहाँ बगदाद में भी और मसूल में भी है। तो उनके वो वहाँ पे जो इंचार्ज थे बगदाद में, उनकी एक महिला थी, उनका फ़ोन आता है कि उन्होंने शायद पहले इंडिया फ़ोन किया और यहाँ पता किया कि आज तक की टीम कोई बगदाद में है क्या, तो यहाँ से बताया गया। तो उन्होंने फिर फ़ोन किया और नंबर लिया हम लोगों का। तो उनका फ़ोन आया रात को कि आप लोग बगदाद में हैं, तो हम लोगों ने बताया हाँ, गौरव सावंत ने बात की। तो उन्होंने कहा यह बात फैल गई है कि अल हिंद के 3 सहाफ़ी हैं बगदाद में घूम रहे हैं, तो ये बहुत ख़तरनाक है क्योंकि वो सहाफ़ियों को किडनैप कर लेते हैं। तो आप लोग कहाँ ठहरे हुए हैं? तो हमने बताया कि हम करादा में ठहरे हुए हैं। और ये तो उन्होंने कहा आप कितने दिन से करादा में? मैंने कहा ये 3रा दिन है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये 3 दिन तक एक होटल में ठहरना रिस्की है, आप फ़ौरन होटल बदल दीजिए। अब हमारी भी हवा ख़राब, रात को फ़ोन आ रहा है, अब हम लोग होटल में हैं, होटल के पैसे भी दे चुके हैं, $200 भी, वो भी देखना है। फिर हमने कहा नहीं, जान है तो जान है, तो क्या करें। फिर अपने उस सोर्स को फ़ोन किया, मैंने कहा यार होटल बदलना है। फिर रात को ही हमने होटल चेंज किया, और फिर जाकर फिर नए सिरे से पैसे दिए, फिर वही पता किया कि शिया का होटल। और तब तक खैर एक ड्राइवर तैयार हो गया। वो ड्राइवर इराकी फ़ोर्स का ही एक बंदा था जो बहुत सारे ऑपरेशन में इन्वॉल्व था,
और बहुत ही अच्छा, शरीफ, बहादुर। तो उसने हमें पहले मना किया, फिर उसने ज़िद देखा तो बोला कि ठीक है चलिए मैं चलता हूँ। तो हमें मौसूल ले जाने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद हम मौसूल के लिए निकलते हैं नेक्स्ट डे। सारा सामान हम लोग गाड़ी में डाल लेते हैं कि खामखा होटल को घेर के रखने का कोई फ़ायदा नहीं, पैसे भी लगेंगे और वापसी की गारंटी है नहीं, इधर आऊँगा या किधर जाऊँगा, या आऊँगा भी कि नहीं आऊँगा। तो हम लोग फिर मौसूल के रास्ते पे जाते हैं। तो जब मौसूल जाते हैं तो मौसूल की तरफ जाने में पहले ताज़ी, बलाद, दिजैल, इसके अलावा राफिया, ये सारा इलाका पार करते हैं। तो ये सब नॉर्मल दिखता है, बीच बीच में कुछ कुछ मकान मतलब उजड़े हुए हैं, ढहे हुए हैं, तो वो बताता जाता है हमें कि ये सब बगदादी के लोगों ने किया। अच्छा, वहाँ आईएस नहीं बुलाते हैं, वहाँ दाहिश बोलते हैं, दाहिश। क्योंकि आईएसआई का जो जन्म हुआ था वो पहले था, आईएस सिर्फ नाम था उसका, इस्लामिक स्टेट। फिर उसने आई और जोड़ दिया, आईएसआई क्या, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक। फिर उसने एस जोड़ दिया, आईएसआईएस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो इराक और सीरिया दोनों को मिला दिया था बगदाद में। तो आईएस से शुरू हुआ और आईएसआईएस तक कहानी गई। खैर, हम जब सामरा पहुँचे तो हमने ड्राइवर को बोल रखा था कि जहाँ जहाँ पे भी कुछ इस तरह की चीज़ें हो रहा है, कि एक हमारा ट्रांसलेटर भी था, आप बताना कि जो ब्लास्ट हुआ और जो बगदादी के लोगों ने बम सुला दिया। तो हमारे सड़क के राइट साइड में अचानक दिखाई देता है कि बहुत सारे एकदम घर खंडर बने हुए हैं, लाइन से एकदम जिधर देखो खंडर ही खंडर, टूटे फूटे मलबे में ढा। तो हमने एक जगह रोका और हमने कहा शूट करते हैं। उसने कहा ठीक है। हम शूट करते करते उसने कहा बस सड़क के किनारे आप शूट कीजिएगा। तो हमने सड़क के किनारे जो शूट किया तो पीछे नज़र गई तो देखा पीछे तो और भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से सब ढा हुआ मकान, बिल्डिंगें सब बम से उड़ा हुआ था। तो हम पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो जब पीछे की तरफ जाते हैं तो हमें याद ही नहीं रहता और हम चलते जाते हैं, तीनों कैमरामैन और हमारा ट्रांसलेटर। जो मेन ड्राइवर था वो दूरी पे था। तो हम थोड़ा आगे निकल जाते हैं तो देखते हैं 5-6 लोग खड़े हुए हैं और हमें 5-6 लोग दिखे। तो हमने कहा कि चलो इनसे कुछ बात ही कर लें। बेशक अरबी में बोलेंगे, बाद में ट्रांसलेट कर लेंगे, लेकिन हमने अपने जो ट्रांसलेटर था उसको बताया था कि ये कैसे है, इसकी असलियत क्या, किसने क्या, बेसिक यही सवाल था। और वो लोग कौन है, उनका नाम क्या है। तो हमारे कैमरामैन ने एक चीज़ वहाँ बताई थी कि जब तक सामने वाला इजाज़त न दे आप किसी को शूट मत करना कैमरे से, वो बुरा मान जाता है और कुछ भी कर सकता है। तो हमने अपने कैमरामैन कृपाल को बोला था कि आप शूट तब करना जब वो बोलेगा। तो ट्रांसलेटर को बोला कि इससे बोलो हम लोग हिंदुस्तान से हैं, जर्नलिस्ट हैं, 39 भारतीयों की तलाश में आए, आपसे बात करनी है। तो उसने जैसे ही बोला, ये अल हिंदी सहाफ़ी, क्योंकि मैं इतना अरबी थोड़ी बहुत मैं जानता हूँ, तो जैसे ही उसने बोला मैंने देखा कि अचानक वो 5-6 लोगों के चेहरे का रंग बदल गया। मतलब पहले एकदम नॉर्मल दिख रहे थे, एकदम उनका चेहरे पे जैसे गुस्सा एक, तो मुझे अजीब सा लगा। लेकिन इससे पहले कि बाकी कुछ और समझ पाता तब तक वो एक नज़दीक आया और उसने मेरे कैमरा मैन का यूँ कैमरा ऐसे लेंस देखने लगा। तो हमने बहुत प्यार से कहा ये कैमरा है, लेंस है, तो टूटी फूटी जो समझाने की। मैं उसने यूँ झपट्टा मारा और कैमरा छीन लिया। मेरे हाथ में माइक था आज तक का, दूसरे ने वो माइक ले लिया। उसका अचानक एक बोलता है दखूल दखूल, ऐसे इशारा कर रहा था वो पीछे खेत। तो दखूल का मतलब वहाँ पे जितने साइन बोर्ड हैं, और थोड़ी सी ये चूँकि उर्दू का शब्द है और इस उर्दू में दाखिल होता है, अरबी में दखूल होता है। दखूल मतलब एंट्री। तो वहाँ ट्रैफिक अगर नो एंट्री है तो उसमें लोग दखूल ममनून, मतलब यहाँ दाखिल होना मना है। नो एंट्री का ये अरबी शब्द है। तो एक तरफ कह रहा था दखूल मतलब इधर चलो, इधर दाखिल हो जाओ, और उधर सन्नाटा। तब तक मैंने देखा कि हमारा ट्रांसलेटर वहाँ से बड़ी तेज़ी से वापस भाग रहा है। अब हम उससे कुछ पूछ रहे हैं ज़ोर से, वो कुछ बता भी नहीं रहा। अब ये दखूल दखूल, उतनी देर में हम लोग तीनों एक दूसरे को देखते हैं, हम समझ गए कि हम फंस गए और आसपास एकदम सन्नाटा, कुछ है ही नहीं। अब वो एक तरफ चलने को कह रहा। उस वक्त पहली बार लगा कि अब बचना मुश्किल है, शायद ये आईएसआईएस के लोग हैं। अब कुछ देर के बाद हम लोग भी इनके चंगुल में होंगे। बगदादी के लोग हमें नारंगी कपड़ा पहनाएंगे, हमारा गला काटेंगे, कैमरे पे होगा, फिर हिंदुस्तान में ये दिखाया जाएगा और शायद मेरे ही शो में मेरी ही खबर हो। तो वो सब बड़ी अजीब सी सारी चीज़ें, और आंखों के आगे अंधेरा भी छा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। पर नसीब ऐसा था कि वो 6 के 6 पैदल थे और अचानक हमें एक दूर से आवाज़ आई। अच्छा, ये दोपहर का वक्त था, करीब ये बज रहा होगा 2, सवा 2 या 2:30। तो आवाज़ आई तो मैंने ध्यान से सुना तो मुझे लगा अजान की आवाज़ आ रही है। अच्छा, इराक में हर जगह अजान की आवाज़ आती है बहुत ज़ोर से, तो मुझे लगा अजान की आवाज़ आ रही है। फिर मैंने ध्यान दिया तो वो बहुत लंबी। तो मैंने कहा अजान की आवाज़ इतनी लंबी नहीं होती है और वो लाइनें अलग अलग बदलती जाती हैं। फिर ध्यान से सुना तो गौरव बताता है ये सायरन की आवाज़ है। तो हमने देखा दूर आर्मी की जिप्सी चली आ रही है
और उस पर मशीन गन लेके ऊपर और एंटी एयरक्राफ्ट गन लेके ओपन जिप्सी में वो बैठे रहते हैं और वो चले जा रहे हैं। तो जैसे ही हमने देखा मतलब अचानक हमारा बिना सोचे था हमारा हाथ उठ गया और हेल्प हेल्प करने लगे। अच्छा इधर ये भी था, वो जो सारे थे कुर्ता पजामा पहने हुए थे, उसमें से एक आध कि अंदर से वो गन टाइप का भी दिख रहा था। तो हमें ये लगा कि हम कहीं हेल्प कर रहे हैं, वो पीछे से गोली मार के सब भाग ना जाए। लेकिन हुआ ये कि वो हमारी आवाज़ और इशारा जो है वो सामने देख लिया। इराकी स्पेशल फोर्स, बाद में पता चला था कि हमें वो इराकी स्पेशल फोर्स के हैं। तो उसमें 6 लोग थे टोटल। तो उन्होंने देखा तो वो गाड़ी सीधी जा रही थी, लेकिन जब हमने इशारा किया तो वो गाड़ी उन्होंने अचानक मोड़ा और हमारी तरफ आने, जैसे ही वो हमारी तरफ आने लगे तो हमने इस दौरान में क्या देखा कि ये 6 जिसके हाथ में कैमरा था उसने कैमरा यूँ मारा, हमारे कैमरामैन के सीने पे आके लगा और कैमरा नीचे गिरा, लेंस टूटा बाद में पता चला। और एक ने माइक फेंक के मारा, माइक हाथ पे आके लगा। फिर हमने माइक उठाया, उसका वो 6 के 6 जिधर हमें कह रहे थे दखुल दखुल उसी तरफ भाग गए। वो उधर भागे, इधर हम लोग भागना शुरू हुए, माइक और कैमरा उठाए और जिधर से आर्मी की गाड़ी आ रही थी वो हमारी तरफ आ रही थी, हम उनकी तरफ भाग रहे थे। उसके बाद खैर वहाँ तक पहुँचे, वो समझ गए तो उन्होंने पानी वानी पिलाया, पहले कूल किया, कूल करने के बाद डांटना शुरू कर दिया अरबी में कि अच्छा हम बता रहे हैं, इतना समझ में आ गया था हिंदी सहाफ़ी, अच्छा अस्सलाम वालेकुम, अल हबीबी, ये सब चीज़ें बहुत। अल हबीबी मतलब वहाँ दोस्त को कहते हैं, जिनको वो दोस्त मानते हैं वो अल हबीबी कहते हैं। तो उनको खैर नॉर्मल किया, उन्होंने भी डांट वाट के वो भी कूल हो गए। फिर अपनी गाड़ी में बैठाया और हमें वहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर दूर उनका एक कैंप था, वहाँ ले गए। और फिर कैंप में हमें अपने दफ्तर में बैठाया, पहले चाय पिलाई, फिर सारे लोग आए, फिर उसके बाद मेस में उन्होंने हमें खाना खिलाया, बाकायदा इन सब की फ़ोटोग्राफ़ी की उन्होंने। और फिर अपने पूरी बटालियन और जितने उनके पास हथियार थे उनके साथ हम लोगों का फ़ोटो खिंचवाया, फ़ोटो खींचा। फिर उस आर्मी में से पता चला कि वो सब हिंदुस्तान के बहुत बड़े फ़ैन हैं और ख़ास तौर पे हिंदुस्तानी फ़िल्मों के। और इराक़ में एक चीज़ और आपको बताऊं कि आप किसी भी इराक़ी से मिल लीजिए, हर दूसरा इराक़ी जो सबसे कट्टर फ़ैन है वो अमिताभ बच्चन का है। वहाँ अमिताभ बच्चन के अलावा और सवाल ही नहीं कि कोई इतना बड़ा कद रखता हो। दूसरे नंबर पे जो फ़ैन हैं वो सलमान खान के हैं। बट अमिताभ बच्चन को लेके वहाँ पागलपन है। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहाँ सीडी बिकती है और वो अरबी में डब करके वो सारे देखते हैं। और अमिताभ बच्चन नहीं बोलते वो लोग, अमिताभ चन बोलते हैं, बा खा जाते हैं, चन बोलते हैं। तो अच्छा उनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी होती है। इसी आर्मी में से एक ने बोला कि आई लव इंडिया बट इंडियंस आर वेरी हॉट। तो जब ये बोला तो मुझे, अच्छा मेरी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी नहीं है, तो मैंने कहा ये अभी सीरियस बात हो रही है, हम लोग जान बचा बचा के आए, खिला पिला रहा है वो तो ठीक है, अब ये कह रहे हैं इंडियंस आर वेरी हॉट, इसका क्या मतलब होता है? तो मुझे लगा ये कहाँ का सब्जेक्ट, कहाँ का टॉपिक, क्या बात कर रहा है। तो थोड़ी देर के बाद फिर कहता है बट वी डोंट हॉट। तो फिर मैंने कहा ये इसका मतलब कुछ और बोलना चाह रहा है। तो वो हॉट मतलब मिर्ची के बारे में बात करता है कि इंडियन हॉट बहुत खाना पसंद करते हैं, वो उनको मिर्ची बहुत पसंद है। हम लोग हॉट चीज़ नहीं खाते हैं, मतलब बेसिकली चिली को लेके। तो उनकी अंग्रेज़ी वैसी है माशाल्लाह बहुत, हालांकि मेरी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो खैर वो उन्होंने खाना वाना खिलाया, फिर उन्होंने कहा कि चलो मैं शूट कराता हूँ तुम्हें और मैं दिखाता हूँ तुम्हें ISIS की तबाही। उसके बाद वो अपनी ओपन जिप्सी में पूरा कारवां चलता है, 4-5 और करीब 20-25 इराकी स्पेशल फोर्स के लोग, वो हमें अपने साथ लेके इंटीरियर में जाते हैं, गांव के अंदर ले जाते हैं, वो तबाही दिखाते हैं, एक सारे घर दिखाते हैं, लोकल लोगों से मिलाते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने आज तक तो दिखाई। और किस तरीके से वो दाइश को लेके दहशत की बात करते हैं, लेकिन कहते हैं कि अब वो ख़त्म हो गया धीरे धीरे, और वो सिर्फ मौसूल के आसपास के इलाके में। तो उनके साथ ये सब कुछ हुआ, तब तक शाम हो गई। अब शाम में इराक़ में ये है कि आप सूरज डूबने के बाद ट्रैवल नहीं कर सकते, ख़ासतौर पे नॉर्थ इराक़ की तरफ, क्योंकि वहाँ पे फिर दाइश के लोग मौजूद होते हैं और आपको या तो उठा के ले जाएंगे या मार देंगे, जो भी कर सकते हैं। तो हम सूरज डूबने से पहले ही किसी न किसी एक आशियाने की तलाश में होते थे, छोटा मोटा कोई भी। चूँकि हमारे साथ वो था ड्राइवर जो सब कुछ जानता था। अच्छा ट्रांसलेटर तो उसका भाग ही गया था, तो हमारा ड्राइवर से ट्रांसलेटर का काम हो रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो उसको इंग्लिश आती नहीं थी, तो हमने एक नया तरीका निकाला। वो गूगल ट्रांसलेटर पे जाता था, वो अरबी में टाइप करता था, हमें इंग्लिश में मिलता था। हम इंग्लिश में टाइप करते थे तो उसके पास अरबी में पहुंच जाता था, हम एक दूसरे की ज़ुबान समझ जाते थे। तो उसी ने उसमें 1-2 जगह पे मैं आपको इस तस्वीर भी दिखाएंगे, उसने लिखा हमें कि आप अभी भी कह रहा हूँ आप मौसूल मत जाओ, ये इलाका है बहुत रिस्की है, ये सारे दाइश की तबाही, ये सब बताता जा रहा था रास्ते में वो गूगल पे ट्रांसलेट कर करके। लेकिन अब हम लोग जिद पे थे। हालांकि जब वो हादसा हुआ उसका लगा था कि इंडिया वापस भागेंगे, लेकिन जब बच गया सब कुछ ठीक हो गया तो लगा कि नहीं अब तो मिशन पूरा करना है, मौसूल जाना है।
खैर शाम हो गई, फिर हम लोगों ने एक छोटी मोटी जगह थी वहीं पे रुके, वो भी शिया का गढ़ था, क्योंकि हम पहली चीज़ ये यकीन कर लेते थे कि शिया को होना चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हमने सुबह ट्रैवल शुरू किया, और आखिरकार हम तीसरे या चौथे दिन था जब बगदाद से 410 किलोमीटर का सफ़र 3 दिन में पूरा किया और मौसूल आउटस्कट में पहुँचे। वहाँ देखने के बाद जो हमें लगा कि वाकई मौसूल क्यों आए, कैसे आए, ये ज़रूरी था देखना, क्योंकि मैंने 2014 से पहले 10 जून 2014 को आईएसआई ने मौसूल पर कब्ज़ा किया था। 10 जून 2014 से पहले मौसूल जितना खूबसूरत था, और उसके बाद वहाँ की जो उसके बाद जो तस्वीर थी सिर्फ खंडर, वहाँ मतलब खंडरों के अलावा कुछ था ही नहीं। और मौसूल नाम जो पड़ा असल में मो और सुल है, वो एक ख़ास किस्म का मलमल का कपड़ा होता है जो सिर्फ मौसूल में बनता है, और वो वर्ल्ड फेम है, तो इसीलिए उसका नाम मौसूल पड़ा था। और वहाँ पे मलमल का ये कपड़ा, खेती की ज़मीन इराक़ में सबसे अच्छी वहाँ पे है, और तीसरा वहाँ पे तेल का भंडार। तो बगदादी ने मौसूल पे कब्ज़ा ही इकोनॉमी के लिए किया था। उसे मालूम था कि यहाँ से तेल, अगर यहाँ कब्ज़ा होगा तो तेल के कुएँ पे उसका कब्ज़ा होगा, कपड़े पे उसका कब्ज़ा होगा, और खेती पे उसका कब्ज़ा होगा। तो वो उसका एक पूरे उसकी, और दूसरा बगदादी ने अपनी खिलाफत का जो ऐलान किया था वो मौसूल की अल नूरी मस्जिद से ही किया था पहली बार। बाद में, और जो आखिरी बार बगदादी को दुनिया ने देखा है अगर भाषण देते हुए, तो उसी अल नूरी मस्जिद मौसूल के ही वो एक मंच पे खड़ा हुआ, वहाँ से वो बोल रहा है काले लिबास में। बाद में उसने जब वो मौसूल भागा छोड़कर, तो उस अल नूरी मस्जिद जो 8वीं सदी की मस्जिद थी, बहुत ही मशहूर, इतिहास में उसका नाम है, उस मस्जिद को भी उसने बम से उड़ा दिया। तो खैर हम उसके बाद पहुँचे मौसूल। मौसूल में जहाँ तक जा सकते थे, जहाँ तक, क्योंकि उसके बाद हमने फिर वहाँ पे किसी सोर्स के ज़रिए इराकी आर्मी की मदद ली, तो वो हमें ट्रैवल कराने के लिए ले गए। तब वहाँ पे एक सिर्फ लफड़ा ये था कि आप पैर जहाँ जहाँ चल रहे हैं तो पैर कहाँ रखेंगे, क्योंकि जगह जगह लैंड्समाइन बारूद बिछा के आईएसआईएस के आतंकवादी भाग चुके थे, तो ये बीच बीच में फटता रहता था। तो हमारा ये था कि जहाँ जहाँ वो इराकी फ़ोर्स के लोग पैर रखेंगे, हमें वहाँ वहाँ रख के बढ़ना है। तो हमने वो सारी चीज़ें की, फिर वहाँ शूट किया, पता किया लोगों को कहाँ है। फिर जिसके लिए गए थे 39 भारतीय, तो पता चला कि यहाँ पे तो है नहीं। आखिरी बार वो बदूश जेल में देखे गए थे। बदूश जेल में आईएसआईएस ने जब कब्ज़ा किया था, तो वहाँ पे करीब 600-700 बंदी थे उस जेल में। तो उसमें जो आईएसआईएस के सपोर्टर थे उनको तो उन्होंने एक तरफ कर दिया, और जो 450 लोग अननोन थे उनको एक कतार से खड़ा करके आईएसआईएस के लोगों ने गोली मारी थी, और उसी जेल के बाहर एक लंबा बहुत गड्ढा खोदा और उसमें उन सबको दफना दिया। तो एक शक ये था कि वो 39 भारतीय भी उसी बदूश जेल में बंद थे, और वो सब भी मारे गए। फिर किसी ने कहा कि वहाँ एक ओबराय होटल था, उस ओबराय होटल में आखिरी बार 39 भारतीयों को काम करते हुए देखा गया। अब ओबराय होटल भी ज़मीन दोज, वो भी बम से उड़ चुका है। तो जो विटनेस मिले उन्होंने कहा हमें कुछ पता नहीं। तो कुल मिला के ये था कि 4 साल हो गए थे उन 39 भारतीयों को, और किसी को कुछ पता नहीं था। तो हमने बाकी जितना, अच्छा, पूरे अंदर मौसूल तक जाने की उस वक्त भी इजाज़त नहीं थी, इसलिए कि वहाँ एक तरफ कुर्दिश मिलिशियाई फोर्स, आईएसआईएस और इराकी आर्मी, 4 तरफ से लड़ाई चल रही थी। तब भी गोलीबारी की आवाज़ आ रही थी, धमाके की आवाज़ आ रही थी। तो पूरा मौसूल पूरी तरह से आज़ाद भी नहीं हुआ था। कुर्दिश से अलग खतरा था, आपके इराकी फोर्सेस से अलग था, जो वहाँ के लोकल बागी थे उनसे अलग था। तो हम वहाँ पे करीब 7-8 घंटा रहे। हमने जो भी शूट किया, लोगों से मिले, बातचीत की। फिर आर्मी ने हमें कहा कि आप यहाँ से निकल लीजिए, और शाम होने से पहले हमारा निकलना भी ज़रूरी था, और मौसूल में रहने का कोई था ही नहीं जुगाड़, तो हमें वापस भी जाना था। तो हम मौसूल से बाहर निकल कर फिर वापसी में वही सामरा और उससे पहले की जगह पे हमने रुके, और इस तरह से हमने पूरी रिपोर्ट वहाँ पे की, फाइल की। रिपोर्ट आने के बाद हमने फाइल की, तब तक 39 भारतीयों का कोई अता पता नहीं मिला था। जब हम लोग लौट आए तो उसके बाद की आपको तो कहानी पता, 39 भारतीय वहीं बदूश जेल के आगे एक पहाड़ी पे उन सब की लाशें मिली थी, जिन्हें गड्ढे में दफना दिया गया था, और आईएसआईएस के लोगों ने उन्हें मारा था। तो ये सारी करने के बाद अब हम जब इंडिया लौटने की हमारी जो टिकट थी वो 30 अक्टूबर की थी, और फिर हमें वापस दुबई से वहाँ आना था। तो जो ये हमने करीब जो 9 दिन गुजारे थे इराक़ में, एक तो खाना वाना खाते नहीं थे, तो वेट भी करीब 8-10 किलो कम हो गया था। दूसरा, हर वक्त लगता था कि पता नहीं आज हम लोग बचेंगे, लौटेंगे। कई बार तो ऐसा लगा था कि इंडिया वापस जाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, फैमिली से मिल पाएंगे कि नहीं, दोस्तों से मिल पाएंगे भी कि नहीं, कहीं अपनी ही खबर वारदात में तो नहीं चल जाएगी। इन सारी चीज़ों के बीच जब हम लोग इराक़ से लौट रहे थे और इराकी एयरपोर्ट पे पहुँचे,
और उसके बाद हमने बोर्डिंग की उसी दुबई एयरलाइन से। 30 तारीख दोपहर 1:30 बजे की फ़्लाइट थी। और जब फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया तो पहली बार, मतलब मैं ज़िंदगी में, मैंने कल आपको कहानी में सुनाया था कि मुझे फ़्लाइट से डर लगता है। वो बगदाद से दुबई की फ़्लाइट और दुबई से दिल्ली की फ़्लाइट, वो पहली जर्नी थी मेरी लाइफ की। मैं इससे पहले सैकड़ों बार प्लेन में बैठ चुका हूँ, लेकिन वो पहली जर्नी थी जिसमें मुझे ज़रा भी डर नहीं लगा। उसकी वजह ये थी कि मुझे लगा कि इससे ज़्यादा ख़तरा तो ज़मीन पर था जहाँ मैं 9 दिन से था। ये तो सेफ जगह, इसमें क्या होगा। तो वो डर जो है मेरे जो फ़्लाइट का था, इराक की इस एक यात्रा ने लगभग निकाल दिया। और पहली बार मैं प्लेन में डरा नहीं। तो ये तो पूरी जो जर्नी और जिस तरीके से हुआ वो थी। कुछ अलग जो चीज़ें थी वहाँ पे आपको, इराक में एक तो महिलाएं बहुत मेकअप करती हैं, वो बिना मेकअप के नहीं रह सकती। और बहुत सारी ऐसी हमारी एम्बेसी में इराकी लड़कियां काम करती हैं, उनसे हमारी दोस्ती भी हुई, उन्होंने बहुत मदद की। उनकी अंग्रेज़ी अच्छी थी तो हमें बहुत ब्रीफ करती थी। अल मुंतसरिया यूनिवर्सिटी भी उन्होंने भेजा था कि आप जाइए, हमारे साथ भी गई। तो उन्होंने बताया कि हाँ, वो सब मेकअप की शौकीन होती हैं। बगदाद को लोग आज भी बहुत वहाँ इराकी पसंद करते हैं। खाना वहाँ का जो है वो आपको मैंने बताया, लेकिन इराक में एक बड़ा अच्छा, एक अजीब सा कल्चर भी देखने को मिला कि वहाँ एक इराकी अगर दूसरे इराकी के साथ एक ही दस्तरखान पे खाने के लिए बैठ गया तो फिर वो उससे ज़िंदगी भर लड़ाई नहीं करेगा। ये इराक में एक अजीब सी प्रथा है। ये मैं सुन के हिल गया। मतलब या तो अगर वो उसको पसंद नहीं है तो उसके साथ खाना खाएगा ही नहीं, सवाल ही नहीं। एक टेबल पे एक दस्तरखान में बैठ के खाना नहीं खाएगा। और अगर उसने एक साथ एक टेबल या एक दस्तरखान पे खाना खा लिया तो फिर वो उससे ज़िंदगी में नहीं लड़ेगा, उसके बीच में कभी मनमुटाव नहीं होगा। और मैंने पूछा कि ऐसा होता है, उसने बोला हमेशा होता है, क्योंकि वो उस चीज़ों की बहुत कदर करते हैं। तो एक वो अजीब सी कल्चर, मतलब बहुत अच्छा। दूसरा, इराक को हिंदुस्तान से बहुत प्यार है। उसकी एक वजह है कि इराकी सबसे ज़्यादा जो अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, चाहे वो किडनी का हो, हार्ट का हो। इवन इराकी आर्मी बुलेट निकालने का एक मिला था जवान, उसका बुलेट यहाँ आपके अपोलो हॉस्पिटल में निकला था। तो वो सारे इलाज के लिए आते हैं। एक तो उनको वेस्टर्न कंट्री की तरफ जाएं तो वो बहुत महंगा पड़ता है, इंडिया में बहुत सस्ता पड़ता है, और उनको बहुत ईजिली यहाँ पे वो इलाज होता है। एम्बेसी से हमें पता चला था कि हर दिन करीब 1500 से 2000 इराकी जो है वो इंडिया के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। और इंडियन एम्बेसी कोशिश करती है कि उन्हें हमेशा वीज़ा जल्दी दे दिया जाए। इंडिया के इराक के हमारे रिश्ते बड़े अच्छे रहे, सद्दाम हुसैन के दौर से रहे, अभी तक रहे। तो अब हालांकि वहाँ नई सरकार जो आई है। अच्छा हाँ, इराक में एक चीज़ आपको बताऊँ कि इराक में करीब 52% शिया आबादी है और 48% सुन्नी। लेकिन इराक के इतिहास में ज़्यादातर राज जो किया वो सुन्नी ने किया, 48% वालों ने। ये पहली बार है जब अभी वहाँ पे शियाओं की हुकूमत। हालांकि इस सरकार से लोग खुश नहीं है क्योंकि सरकार में करप्शन बहुत है, पढ़े लिखे भी नहीं, इसमें से ज़्यादातर 12वीं पास हैं और वो कोई काम वाम नहीं कर रहे हैं। इराक के लोग, चाहे वो सद्दाम के कितने बड़े दुश्मन हो, वहाँ जितने भी मिले, उन्होंने एक चीज़ तारीफ़ की कि अगर इराक में और बगदाद में विकास का काम हुआ या कुछ हुआ तो वो सद्दाम ने किया। इराक में आज भी जितने फ्लाईओवर हैं, सड़कें हैं, वो उस ज़माने में सद्दाम के, वो सद्दाम ने ही काम किया। इराक में सद्दाम ने लोगों को रोज़गार भी दिया, और ये वहाँ के आम लोगों का और सुन्नी दोनों का। बस सद्दाम जो है वो सिर्फ एक वजह से मारा गया, और वो ये कि ये मैंने अच्छा, एक दिन इंडियन एम्बेसी के जो अपने एम्बेसडर हैं वहाँ पे, वो राजस्थान के हैं, आईएस। तो वहाँ पे एकदम यंग है, बहुत अच्छे, बहुत ही हेल्पफुल। तो उन्होंने कहानी सुनाई थी कि सद्दाम हुसैन का शायद तख्ता पलट भी ना होता, खात्मा भी ना होता। बस सद्दाम हुसैन ने क्या किया था कि इराक के लोग एक दो चीज़ें बड़े मानते हैं। वो अपनी महिलाओं की बड़ी इज्जत करते हैं, अगर उनके खिलाफ कोई कुछ बोले तो उन्हें बर्दाश्त नहीं है। तो उन्होंने कहानी सुनाई थी कि कुवैत, जब गल्फ़ वॉर चल रहा था तो कुवैत इराक की बहुत हेल्प कर रहा था, और उस लगातार पैसे से मदद कर रहा था, तमाम चीज़ों से मदद कर रहा था। कुवैत अमीर कंट्री है। लेकिन एक बार सद्दाम हुसैन के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कुवैत गए और पैसे लेने के लिए। तो जब वो वहाँ पे पहुँचे तो इराक, वो कुवैत के जो शासक थे, जो वहाँ का राजा था, उसने फाइनेंस मिनिस्टर से यही कहा कि जब देखो मुंह उठाकर चले आते हो, तुम्हारे पास तो इतनी अच्छी अच्छी वहाँ पे औरतें हैं, सब कुछ हैं, तो हमारे लिए भी कुछ करो। ये बाकायदा दस्तावेजी है ये कहीं। तो ये कहानी मुझे एम्बेसडर ने सुनाई थी। तो इनकी बात हुई तो सद्दाम हुसैन के जो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, वो वापस आए बगदाद। सद्दाम ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बोला कि ऐसा ऐसा राजा वहाँ के कह रहे थे कि जब मुंह देखो उठा के चले आते हो, तुम्हारे मुल्क में तो सब खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ, औरतें हैं, ये वो। तो कहा जाता है कि ये चीज़ सद्दाम हुसैन को ने इतना गुस्सा दिलाया
कि उसने कहा कि मैं कुवैत को बर्बाद कर दूंगा। और इसी के बाद उसने जो प्रोफेशनल फोर्सेस थी, जो उनकी आर्म फोर्सेस थी, नंबर 1 फोर्स, उनको नहीं, जिनको अभी ट्रेनिंग दी जा रही थी इराकी फोर्सेस की, उसके पूरे खेप को कुवैत भेज दिया कि जाओ और कुवैत को तहस नहस कर दो। और फिर कुवैत में जो हुआ था पहली बार, इराक के जो फोर्स गई थी वो असल में फोर्स नहीं थी, एक तरह से कहें तो वो बिल्कुल नौसिखिए जो ट्रेनिंग ले रहे थे, वो जंगली टाइप, उन्होंने जाके वहाँ कोहराम मचाया, कुवैत में बहुत सारी चीज़ें की। और फिर कुवैत पे हमला इराक ने जो किया था आपको पता ही है। कुवैत पे हमले से लेके फिर बाकी लोग नाराज़ हुए, उसमें सऊदी को भी डर लगा कि आगे हमारे खिलाफ भी कुछ कर सकता है। तो इसी को लेके फिर यूएस पहले से ही न्यूक्लियर वेपन को लेके इराक के ख़िलाफ़ था ही था। और ये भी कहानी है कि अमेरिका ने इराक से ये भी कहा था बहुत पहले से, सद्दाम से, कि आप अपने जो तेल का पूरा कच्चा तेल है उसकी सारी जो वो है वो हमें दे दो ठेका, इसको हम प्योरीफाई, इसको हम ठीक करेंगे, इसको हम कच्चे तेल को वो बनाएंगे और फिर हम इसको करेंगे आप। तो सद्दाम इसके लिए तैयार नहीं हुए। तो सद्दाम हुसैन का एक तो ये, ऊपर से कुवैत पे हमला और ये सारी चीज़ें सद्दाम के ख़िलाफ़ गई, जिसके बाद यूएस ने अटैक किया। और फिर आपको पता होगा कि सद्दाम हुसैन एक गुफा से पकड़े गए और उसके बाद फिर फांसी हुई, जगह जगह मूर्तियाँ थी वो सब गिराए गए। और फिर उसके बाद अमेरिका वहाँ एक तरह से आज भी कायदे से इराक पर अमेरिका की ही हुकूमत है, वहाँ पे बाकायदा अमेरिकन फोर्सेस अभी भी है। और जो भी इराकी गवर्नमेंट करती है वो अमेरिका के इशारे पर ही सब कुछ करती है। लेकिन इराक के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मिलनसार। सबसे अच्छी बात यह है कि वो हिंदुस्तान से बहुत प्यार करते हैं, और मुझे ये चीज़ जो है वो बड़ी अच्छी वहाँ पे लगी। लेकिन वहाँ पे विकास का और बाकी सारा जो काम है वो अब रुक गया है। तो जब हम 30 अक्टूबर को इराक से निकले और फिर हमें वहाँ पे करबला भी जाने का मौका मिला, और मेरी टीम में एक दो हैं जिन्होंने कहा था कि ज़रूर जाइएगा। तो उस तरफ बिल्कुल पीसफुल एरिया था, और साल में हर साल वहाँ लाखों की तादाद में लोग आते हैं। तो वहाँ गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा उसकी सुरक्षा भी करती है, सब कुछ करती है। और 31 अक्टूबर को हम लोग सुबह फिर उसी रास्ते से दुबई पहुंचते हैं। फिर दुबई में 5 घंटे का हॉल्ट था, और फिर हम रात को वहाँ से, हमारी फ़्लाइट 12 बजे की थी, हम 3-4 बजे इंडिया पहुँचते हैं और सुबह 6-7 बजे घर पहुँचते हैं। और फिर उसी दिन लगभग 11-12 बजे दफ्तर आते हैं, फिर रिपोर्ट तैयार करते हैं, और अगले दिन वो रिपोर्ट ऑन एयर होती है और जाती है। तो ये मेरी ज़िंदगी में भी मतलब 9 दिन एक ऐसी जगह पे रहना जिसके बारे में सिर्फ सुना था, जिसके बारे में अजीब अजीब कहानियाँ थीं, और जहाँ वाकई हर पल हर घंटा कुछ अजीब सा लगता था। ये भी नहीं पता था कि लौटेंगे नहीं लौटेंगे, कब क्या होगा, हम में से तीनों में से किसी को नहीं मालूम। लेकिन वहाँ जाना, रहना, करना और आना, और अब आने के बाद अब लगता था कि शायद 9 दिन कम था, हमें और रहना चाहिए था। और कभी मौका मिला, हालांकि हमारे जो एम्बेसडर हैं उन्होंने कहा है कि अब यहाँ पे बिज़नेस और ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी, थोड़ा ये कूल होगा। इराकी गवर्नमेंट भी चाहती है कि वर्ल्ड मीडिया के लोग आएँ और इराक के बारे में जो तस्वीर अब तक की थी वो ना दिखाएं, बल्कि ये दिखाएं कि अब सेफ़ है ये। हालांकि बगदाद जो है वो वाकई अब सेफ़ है, मोसुल भी पूरी तरह से आज़ाद करा लिया गया है। और फ़िलहाल जो ISIS है, कहते हैं कि उसके 500 भी आतंकवादी अब नहीं बचे हैं, वो या तो सारे मारे गए लड़ाई में, और जो है वो स्लीपर सेल की तरह है। बगदादी की खबर पिछले 8 महीने से आ नहीं रही है, क्योंकि आखिरी खबर ये थी कि वो US फायरिंग में इंजर्ड था और उसके बाद शायद उसकी मौत हो गई। हालांकि उससे पहले 5-6 बार उसके मरने की खबर और आई थी, लेकिन इधर 7-8 महीने 9 महीने से ना उसके ज़िंदा होने की खबर है और ना ही उसके किसी और एक्टिविटीज़ की खबर है। तो शायद वो मर चुका, और ISIS भी अब शायद मर चुकी, तो अब उसका खात्मा हो चुका है। तो ये थी पूरी इराक की कहानी, जो शायद मैं हमेशा याद रखूँगा, और ये भुलाने लायक भी नहीं है। तो इराक का पूरा सफ़र, इराक में वो 9 दिन, कैसे मोसुल पहुँचे, क्या क्या चीज़ें हुई, आपको सब कुछ बताया। शुरू से चूँकि मैं इसमें जुड़ा रहा 2008 से, अब ये 18 चल रहा है, 10 साल हो गए। लेकिन CBI कोर्ट से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट, आरुषि के माँ बाप, उनके रिलेटिव, दोस्त, पड़ोसी, ऐसा शायद ही कोई हो जिससे मैंने बात ना की हो इस पूरे केस के सिलसिले में इन सालों में। डॉक्टर तलवार से कई बार मिला, उनसे बात हुई, नूपुर तलवार से मिला, उनसे बात हुई, दिनेश तलवार जो उनके भाई हैं उनसे बात हुई। जब ये नौकर छूट कर आ गए थे कृष्णा और राजकुमार, उनसे मिला, उनसे बात हुई। जो उनकी मेट थी भारती, उससे मुलाकात की, उससे बात हुई। आरुषि के कुछ DPS स्कूल के जो क्लासमेट थे उनसे बात की। पुलिस से, CBI से, हर एक मतलब इस केस से जुड़े हुए हर शख्स से बात की। तो अब इसमें
और आप सब भी आरुषि की कहानी जानते हैं बेसिकली, जो आपने अखबार में पढ़ा या टीवी में देखा। तब उससे हट के मैं क्या सुनाऊं, ये मेरे लिए एक चुनौती है और मैं वही करने जा रहा हूं आज। लेकिन मैं हट के कुछ चीज़ें आपको बताऊं उससे पहले, आरुषि के मामले में कुल मिलाकर 3 कहानियाँ आई, 3 अलग अलग। उसमें बहुत सारी कहानियाँ एक दूसरे से मिलती भी थी। पहली कहानी नोएडा पुलिस की आई। आरुषि के 15-16 मई का ये इंसिडेंट है 2008 का। उसके 8-10 दिन के बाद जब डॉक्टर राजेश तलवार गिरफ्तार हुए थे, और नोएडा पुलिस का कहना था कि जो नोएडा पुलिस ने कहानी दी, पहली कहानी नोएडा पुलिस की, वो ये कि आरुषि और हेमराज को डॉक्टर तलवार ने 15-16 मई की रात को आपत्तिजनक हालत में आरुषि के कमरे में देखा और गुस्से में हेमराज को मारा और आरुषि को मारा, और यही दोनों कातिल हैं। इसके बाद डॉक्टर तलवार को गिरफ्तार किया गया, केस चलता रहा। कुछ दिन के बाद जब मायावती मुख्यमंत्री थी, उस वक्त प्रेशर ज़्यादा था मीडिया का, तो ये केस सीबीआई को ट्रांसफ़र किया गया। अब सीबीआई की तरफ से इसमें 2 आईओ हम जिसे कहेंगे, या 2 अफसर जिन्होंने इस केस को संभाला। एक थे एजीएल कौल सीबीआई के, दूसरे थे अरुण कुमार। अरुण कुमार काफ़ी बड़े बड़े केसेस देखे उन्होंने। तो इन दोनों की, नोएडा की कहानी तो आपको बता दी, ये मोटिव था, ये मर्डर। लेकिन नोएडा की कहानी में भी ये कहानी थी, इसमें सबूत कोई नहीं था। अब आइए सीबीआई के पहले जो आईओ हैं उनकी कहानी। अरुण कुमार जब इस केस को देखा उन्होंने और सारी चीज़ें हुई, तो उन्होंने ये कहानी लाई कि नहीं, इसमें जो कृष्णा है वो कातिल है। और उनकी कहानी ये थी कि 15-16 मई की रात को जो हेमराज इनका नौकर था वो अपने कमरे में था। हेमराज से मिलने के लिए कृष्णा आया, अक्सर वो उसके कमरे में आया करता था। एक और जो इनकी फैमिली फ्रेंड दुर्रानी है, उनका नौकर था राजकुमार। ये तीनों बैठ के दारू पी रहे थे, वहाँ शराब पी रहे थे। उसके बाद रात को अचानक कृष्णा की नीयत ख़राब होती है, वो जाता है आरुषि के कमरे की तरफ। हेमराज उसको रोकता है, वो सुनता नहीं है, और इसी गुस्से में वो हेमराज को मारता है। फिर आरुषि विरोध करती तो वो आरुषि को मार देता है, और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। ये जब कृष्णा को गिरफ्तार किया गया और उसका नार्को टेस्ट हुआ, उसके बाद की कहानी। तो 2 कहानी आ गई। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर कृष्णा है तो फिर डॉक्टर तलवार जेल में क्यों है या अंदर क्यों है? तो भी खैर वो चलता रहता, और इसी कहानी की वजह से फिर बाद में डॉक्टर तलवार को ज़मानत मिल जाती है और नुपुर तलवार भी बाहर होती हैं। अब उसके बाद केस आता है एजीएल कौल साहब, वो सीबीआई के अफसर थे। तो उन्होंने पूरी जांच की। जांच करने के बाद उन्होंने 2013 में बाकायदा, चूँकि वो खुद पुलिस या सीबीआई अफसर कोर्ट में जिरह नहीं करता, उनका वकील होता, तो सीबीआई के वकील ने कोर्ट में जो दलील दी, जो कहानी सुनाई, वो तीसरी कहानी आप सुन लीजिए। वो कहानी थी कुल 12 बजे रात से लेकर सुबह 6 बजे तक की, जो सीबीआई की कहानी थी। और ये कहानी बहुत हद तक नोएडा पुलिस की जो पहली कहानी थी उससे मिलती थी। तो पहली बार लेकिन सीबीआई ने ये किया था कि अब तक सारी ये चीज़ें तो आ रही थी, बट एजीएल कौल साहब की जो इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में, सीबीआई की विशेष अदालत में गाज़ियाबाद में जो कहानी सुनाई गई बाकायदा कोर्ट के अंदर, वो कहानी कुछ यूँ थी कि 15-16 मई की रात, और ये 6 घंटे की कहानी थी क्योंकि 6 घंटे में ही सारा क्राइम का हिसाब किताब है, कि 15-16 मई की रात करीब 12 बजे डॉक्टर राजेश तलवार अपने ड्राइंग रूम में टेबल पर बैठकर कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहे थे। उस रात उन्होंने वाइन पी थी, एक शराब की बोतल भी मिली थी वहाँ पे, और नुपुर तलवार अपने कमरे में थी। इसके बाद डॉक्टर तलवार को अचानक कुछ, ये 12 बजे से शुरू होती, तो अब 12 से घड़ी आगे बढ़ती जा रही है। काम करते करते अचानक उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है, तो उन्हें लगता है कि हेमराज के कमरे से आवाज़ आ रही है। फिर उन्हें यह भी लगता है कि हेमराज के कमरे में कुछ और लोग हों, तो वो हेमराज के कमरे की तरफ जाते हैं। हेमराज का कमरा जो है वो खुला हुआ था, ये अंदर देखते हैं तो कोई नहीं था, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। वो वापस हेमराज के कमरे की तरफ से अपनी ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी फिर उन्हें आवाज़ आती है। इस बार वो आरुषि के कमरे की तरफ जाते हैं। हेमराज का कमरा दूसरी तरफ था, आरुषि का कमरा दूसरी तरफ।
तो जब ये उस कमरे की तरफ बढ़ते हैं तो इन्हें आवाज़ थोड़ी थोड़ी साफ सुनाई देने लगती है। अच्छा, आरुषि जब भी रात को सोती थी तो उसके वो अकेले सोती थी, डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार एक कमरे में, आरुषि अलग कमरे में सोती थी। और आरुषि जब सोती थी तो रात को जनरली उसका कमरा बंद रहता था, लॉक। वो लॉक ऐसा था कि अंदर से आरुषि ने अगर बंद कर दिया है तो बाहर से कमरा कोई नहीं खोल सकता, बाहर से लॉक से ही खुलेगा। तो एक की माँ बाप के पास भी हुआ करती थी चाबी। तो ये जब आरुषि के कमरे की तरफ जाते हैं तो आरुषि के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। और ये सारी मैं कोर्ट की कहानी अभी आपको सुना रहा हूँ, तीसरी कहानी दो सुनाई। कमरा खुला हुआ था, उन्होंने हल्का सा दरवाज़ा को और धक्का दिया तो उन्होंने देखा कि आरुषि और हेमराज आपत्तिजनक हालत में है। सीबीआई के मुताबिक डॉक्टर तलवार को बहुत तेज़ गुस्सा आया। वो वापस हेमराज के कमरे की तरफ पलटे। वहाँ उन्होंने गोल्फ स्टिक रखा हुआ था, वो नोएडा गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेला करते थे। वो गोल्फ स्टिक उठा कर लेकर आते हैं और उसके बाद अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खोलते हैं और पहला गोल्फ स्टिक का जो वार करते हैं वो सीधे हेमराज के सर पर लगता है। हेमराज के सर से खून गिरने लगता है, लेकिन डॉक्टर तलवार बहुत गुस्से में थे। उसके बाद वो दूसरा वार करते हैं। यहाँ पे ये सीन ये है कि हेमराज भी बेड पे है और आरुषि भी बेड पे है, मतलब दोनों में ज़्यादा गैप नहीं है। तो पहला वार किया, सर पे लगा। उसके बाद उन्होंने दूसरी बार गोल्फ स्टिक उठाया और उसके बाद दूसरा वार भी हेमराज के सर पे किया। तो जब दूसरा वार किया तो पहले वार के बाद हेमराज अपना सर पकड़े हुआ था, लेकिन उसका ध्यान डॉक्टर तलवार की तरफ था। तो जैसे ही डॉक्टर तलवार ने दूसरा वार किया तो हेमराज अपना सर बाईं तरफ कर दिया। जब वो बाईं तरफ किया और उसी तरफ आरुषि थी, तो वो उसकी तरफ लगने की बजाय आरुषि के सर पे ला के लग गया गोल्फ स्टिक, जो सेकंड था। और वो चूँकि पूरी फुल ब्लडेड शॉट था, बहुत पूरा ज़ोर से ताकत लगा के वो मारे थे, तो वो सीधे गोल्फ स्टिक जो दूसरा वार था वो आरुषि के सर पे लगा। वो लगते ही आरुषि के सर से खून निकलने लगा और एक ही वार में आरुषि लगभग बेहोश हो गई। उस वक्त तक जिंदा थी कि नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन वो बेहोश हो गई। यहाँ तक की कहानी, ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको, ये मेरी कहानी नहीं है, अभी मैं अपनी कहानी इसके बाद हूँ, सीबीआई की कहानी है। उसके बाद सीबीआई का कहना है कि इतनी देर में आवाज़ शोर, चूँकि चीखी भी हेमराज और वो, तो नुपुर तलवार अपने कमरे से बाहर भाग के आती हैं और उसके बाद वो आरुषि के कमरे में देखती हैं डॉक्टर तलवार के हाथ में गोल्फ स्टिक है, दोनों लहूलुहान बिस्तर पे पड़े हुए हैं। उसके बाद वो अपनी बेटी को देखती हैं तो वो बेसुध, वो लगभग एक ही गोल्फ स्टिक में सर पे चूँकि ऐसी जगह पे चोट लगी थी कि आरुषि दोनों मियाँ बीवी के हिसाब से मर चुकी थी। और वही हालत लगभग इसकी थी, हेमराज की। अब ये देख के नुपुर तलवार घबरा जाती हैं। उसके बाद दोनों अब हस्बैंड वाइफ घर के अंदर हैं, दो लहूलुहान पड़े हुए हैं, जिंदा भी हैं कि नहीं ये दोनों को अभी तक पता नहीं है। लेकिन यहाँ तक जो कुछ हुआ सीबीआई के मुताबिक ये सडनली हुआ, इसमें कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई साजिश नहीं थी, ये सब कुछ अचानक हुआ। क्योंकि अचानक डॉक्टर तलवार ने देखा, अचानक उन्होंने गोल्फ स्टिक चलाया, अचानक उन्होंने सर पर हमला किया, यहाँ तक तो। लेकिन सीबीआई के मुताबिक इसके बाद अब साजिश शुरू होती है। चूँकि थोड़ी देर के बाद उन्हें एहसास होता है कि ये क्या कर दिया, तो अब सीन ऑफ क्राइम को साफ करने के लिए, इस इल्ज़ाम से बचने के लिए अब दोनों हस्बैंड वाइफ प्लानिंग करते हैं। तो सबसे पहले उसी बेडशीट को उठाकर उस बेडशीट पे हेमराज को ये लेके दोनों सीढ़ी से छत पे जाते हैं और छत पे ले जाकर हेमराज लगभग बेहोश था, जिंदा था या नहीं ये नहीं मालूम, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, हालांकि इन दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एग्जैक्ट टाइम नहीं बताता कि 1:01 पे मरे या 1:02 पे। उनका ये होता है कि आप 30 मिनट से 1 घंटे का टाइम तक एक्यूरेट आप मान के चल सकते हैं। तो जैसे कि 1 से 1:30 के बीच में मौत हुई या 1 से 2 के बीच में मौत हुई, ये तो पता चल जाएगा, लेकिन 1:11 पे मरा या 1:12 पे, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्यूरेट नहीं बता पाता। तो उस हिसाब से इन दोनों की मौत वही 12:30 से 1:30 के बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला। खैर ये ऊपर छत पे ले जाते हैं, उसके बाद एक खाली जगह पे, छत पे, दो छत जहाँ पे मिलता था वो खाली एक गैप था, वहाँ पे हेमराज को लेटाते हैं और डॉक्टर तलवार नीचे आते हैं। उसके बाद एक सर्जिकल ब्लेड उठाते हैं, चूँकि डॉक्टर तलवार डेंटिस्ट हैं तो उनके पास ये सारी सर्जिकल के इक्विपमेंट्स होते हैं। तो एक सर्जिकल ब्लेड लेके जाते हैं ऊपर और उसके बाद
उसके गले पे कट मारते हैं ताकि ये इंश्योर हो जाए कि हेमराज बचे नहीं। तो गले पे वो मारने के बाद फिर वो उसी बेडशीट से उसको ढक के लाश को, और वहीं पे एक कूलर पड़ा हुआ था, और चूँकि मई का महीना था तो नया कूलर था, पुराने कूलर को किसी ने ऊपर रख दिया, तो उसका एक पैनल निकालते हैं और उस पैनल को उसके बॉडी के ऊपर रख देते हैं। उसके बाद दोनों नीचे आते हैं। फिर उसके बाद तीसरी बार ये जाते हैं ताला चाबी लेकर, और उस छत का जो दरवाज़ा था उसके ऊपर ताला लगा के और नीचे चले आते हैं। अब नीचे आने के बाद नुपुर तलवार आरुषि के बेड को साफ़ करती हैं, आरुषि के कपड़े को बदलती हैं, डॉक्टर तलवार के कपड़े भी बदले जाते हैं क्योंकि उस पर कुछ खून के छींटे थे। उसके बाद वो गोल्फ स्टिक और वो, हाँ, उसके ये सब करने से पहले एक चीज़ और, सेम उसी सर्जिकल ब्लेड से डॉक्टर तलवार फिर आरुषि के गले पे भी कट करते हैं। उसके पीछे सीबीआई का तर्क ये था कि ताकि ये कहानी बता सकें कि जिसने भी मारा वो कातिल दोनों पे एक ही तरह से उसने अटैक किया और एक ही तरह से मार के चला गया, तो इसमें कोई डाउट ना हो। तो सर्जिकल ब्लेड से आरुषि का भी गले पे कट मारते हैं। उसके बाद उसके कपड़े बदले जाते हैं, बेडशीट बदली जाती है, ब्लड साफ़ किया जाता है। सब साफ़ करने के बाद ये सारे सबूत जो हैं कपड़े के शक्ल में, इसको और सर्जिकल ब्लेड और उस गोल्फ स्टिक को लपेट कर डॉक्टर तलवार घर से बाहर निकलते हैं L32 नोएडा सेक्टर 25 जलवायु विहार कि रात करीब, जाहिर सी बात ये सारा इंसिडेंट होते थे, ये करीब बजता है उसके बाद 2 बजे के बाद। तो उनके हिसाब से, सीबीआई के हिसाब से करीब 2 से 3 के बीच में वो बाहर निकलते हैं और ये कहीं पे जाके इसको डंप कर देते हैं सारे सबूत को, जिसमें आलाए कत्ल मतलब गोल्फ स्टिक और सर्जिकल ब्लेड, खून से सने हुए कपड़े, डॉक्टर तलवार के कपड़े, आरुषि के कपड़े, ये सारी चीज़ें ले जाके डंप कर देते हैं। फिर वो वापस घर आते हैं। घर आने के बाद मेन गेट पे अंदर से ताला लगाते हैं। अच्छा, 5 दरवाजे हैं आरुषि के घर में, और वो लोहे के ग्रिल का दरवाज़ा जो पहला दरवाज़ा, तो अंदर से ताला लगाते हैं। तो ग्रिल ऐसा है कि आप ताला अंदर की तरफ भी है, लेकिन बाहर से भी कोई चाहे तो वो जाली में हाथ डाल के यूँ चाबी से ताले को खोल सकता है। ऐसा कई घरों में आपने देखा होगा, लंबी लंबी ऐसे सलाखें होती हैं, तो आप आसानी से हाथ घुस जाएगा। तो कुंडी अंदर की तरफ है, ताला अंदर की तरफ है, लेकिन अगर मैं दरवाजे के बाहर हूँ तो भी मैं हाथ डाल के उल्टा घुमा सकता हूँ। तो अंदर आने के बाद वो पहला ताला जो है अंदर से लगाते हैं। उसके बाद दूसरा दरवाज़ा लकड़ी का है, उसको वो बाहर से लगाते हैं। वो लकड़ी का भी जाली वाला है, तो जैसे बाहर का आप अंदर से खोल सकते हैं, वैसे ही लकड़ी का भी है कि आप अंदर जाने के बाद बाहर से भी उसका लॉक लगा सकते हैं। तो पहला ताला अंदर से, दूसरा ताला बाहर से हाथ डाल के। उसके बाद ये लोग कमरे में पहुंचते हैं और फिर सुबह 6 बजे का इंतज़ार करने लगते हैं कि सुबह हो। और 6 बजे, 6 बजे का इसलिए क्योंकि इनकी जो मेड थी भारती, वो सुबह 6 बजे आया करती थी और रोज़ाना पाबंदी से ही आती थी। सुबह जब 6 बजे भारती आती है, घंटी बजाती है, तो फिर अक्सर दरवाज़ा हेमराज खोला करता था 6 बजे उठकर। तो 1 घंटी में दरवाज़ा नहीं खुलता, 2-3 घंटी के बाद नुपुर तलवार ऊपर से आती हैं। उसके बाद कहती हैं क्या हुआ है, हेमराज ने दरवाज़ा नहीं खोला भारती से? तो कहती नहीं। तो कहती अच्छा रुको मैं आता हूँ। उसके बाद वो जाती हैं कमरे में, हेमराज के ऊपर से चाबी का गुच्छा एक हेमराज के कमरे में भी रहता था, वो निकाल के और नीचे आती हैं और फिर जो लोहे का दरवाज़ा था उसको खोलने की कोशिश करती हैं। अंदर की तरफ जो बंद था, जो पहला दरवाज़ा, पटनुपुर तलवार खोलने की कोशिश करती हैं, खुलता नहीं है। उसके बाद वो 1 सेकंड का होती है कि खुल नहीं रहा, भारती तू देख ले। भारती चाबी लेती है और भारती खोलती है और खुल जाता है। तो अब यहाँ पे सीबीआई का ये था कि वो जानबूझ के ये नहीं खुद खोलती हैं ताकि भारती को ये एहसास दिलाया जा सके और भारती कल को गवाही दे सके कि हाँ, जब वो आई थी तो दरवाज़ा बाहर से बंद था और ताला मैंने खोला था। तो खैर ताला खुलता है, उसके बाद भारती अंदर आती है। जब भारती अंदर आती है तो एकदम अभी ये दोनों नॉर्मल थे, तभी उसके बाद डॉक्टर तलवार और रो रहे थे वहाँ पे दरवाजे के पास खड़े होके। तो क्या हुआ, उसके बाद नुपुर तलवार अचानक देख के फिर नुपुर तलवार भी ज़ोर से रोने लगती हैं। भारती आती है आरुषि के कमरे के पास, वो देखती है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। बेड पे आरुषि की लाश पड़ी हुई है, ब्लड है। उसके बाद अचानक नुपुर तलवार एक पहली लाइन बोलती हैं कि ये देखो हेमराज ने क्या कर दिया।
ये पहली लाइन है जो एफआईआर में भी है। तो भारती को कुछ समझ में नहीं आता, फिर कहती है इसलिए हेमराज ने दरवाज़ा निकाला। वो सारी चीज़ें कड़ियाँ जोड़ती जाती। उसके बाद जब भारती को बताया जाता तब भारती के ज़रिए आरुषि के कत्ल की कहानी उस घर से बाहर पहली बार आते हैं, क्योंकि फिर भारती शोर शराबा करती है तो अड़ोसी पड़ोसी आ जाते हैं। इस दौरान डॉक्टर तलवार जो है भारती के आने के बाद कॉल करते हैं, और पुलिस को कॉल नहीं किया जाता है। पुलिस को कॉल जो पहला कॉल जाता है वो करीब 35 मिनट के बाद जाता है। पहले वो अपने भाई को, दुर्रानी फैमिली को, जो उनके फ्रेंड्स थे, इन सबको किया जाता है। लास्ट में फिर पुलिस को कॉल किया जाता है, और इसके बाद पुलिस आती है। फिर वो सब कहते हैं हेमराज हेमराज, और पुलिस फिर हेमराज घर में है नहीं, उसका मोबाइल नहीं मिलता। फिर हेमराज के लिए ढूंढा जाता है। हेमराज नेपाल का रहने वाला था। नोएडा पुलिस नेपाल की तरफ चली जाती है, और उसके बाद खैर अगले दिन हेमराज की लाश छत पे उसी में मिलती है जहाँ पे रखा गया था। तो ये कहानी कोर्ट में सीबीआई ने 2013 में सुनाई। तो पहली कहानी नोएडा पुलिस की थी, जो इस कहानी से काफ़ी मेल खाती है। मतलब जो नोएडा पुलिस, जिसको लेके काफ़ी छीछा लेदर हुई थी कि नोएडा पुलिस ने किस तरीके से जांच की है, कि कायदे से देखें तो आखिर में सीबीआई ने सारे उसी एंगल को, उसी लाइन पे पूरी केस को आगे बढ़ाया जो नोएडा पुलिस ने शुरू के 10 दिन में काम किया था। बीच में एक कृष्णा का एपिसोड था। तो ये 3 अलग अलग कहानियाँ आपको सुनाई, 3 एजेंसी के थ्रू। तो एजेंसी 2 थी, लेकिन एक सीबीआई के 2 अलग अलग आईओ थे और एक नोएडा पुलिस। अब इस कहानी के बुनियाद पे 2013 में सीबीआई की कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, और डॉक्टर तलवार और नुपुर तलवार को इसका दोषी माना और उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना दी। उसके बाद मामला हाई कोर्ट गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले को पलट दिया और इन दोनों को बरी कर दिया। अब जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अब यहाँ की कहानी में कुछ झोल है जिस पे मैं आपको बात करना चाहता हूँ। पहली चीज़, सीबीआई ने कोर्ट में ये कहा कि उस रात मर्डर करने के बाद पहली की गैर इरादतन हत्या, मतलब आरुषि गलती से मारी गई। हेमराज को मारना चाहते थे, वो वार उसको लग गया। चलो, सारा कुछ करने के बाद बॉडी ऊपर ठिकाने लगा दी हेमराज की, सारे सबूत मिटा दिए, बेडशीट हटा दी, खून से सने हुए डॉक्टर तलवार ने अपने कपड़े निकाल लिए। उसके बाद गोल्फ स्टिक उठाया और सर्जिकल ब्लेड लिया और ले जाके बाहर घर के निकलते हैं 2 से 3 के बीच में, और उन सबको, सारे सबूत को डंप कर देते हैं। अब यही सीबीआई अपनी इसी जांच रिपोर्ट में एक जगह कहती है, और जिसके ऊपर शुरू से वो चल रही थी और जिसमें नोएडा पुलिस भी चल रही है, कि 15-16 मई 2008 की रात को L32 नंबर फ्लैट से रात 11 से लेके सुबह 6 बजे तक न कोई बाहर से अंदर आया, न कोई अंदर से बाहर गया। मतलब फ्लैट के अंदर सिर्फ 4 लोग थे, डॉक्टर तलवार, नुपुर तलवार, हेमराज और आरुषि। सीबीआई का कहना है कि ऐसे एक भी प्रूफ, ऐसा एक भी सबूत, ऐसा एक भी चश्मदीद नहीं मिला जो ये बता सके कि जिसने L32 नंबर फ्लैट में किसी को रात 11 के बाद आते देखा या वहाँ से निकल के जाते देखा। अब अगर सीबीआई यही कह रही है तो फिर सवाल ये है, यही सीबीआई ये क्लेम कर रही है कि डॉक्टर तलवार उस रात 2 बजे सारे सबूत लेकर फ्लैट से बाहर निकले, ले जाके आसपास कहीं उन्होंने उसको नाले में डंप कर दिया और वापस घर आ गए। तो फिर ये थ्योरी कहाँ से? नंबर 1। नंबर 2, उस जलवायु विहार सोसाइटी का एक गार्ड होता है जो नाइट ड्यूटी करता है, उससे हम लोग करीब 20-30 बार मिले होंगे। और मतलब जब ये चीज़ें चल रही थी तो लगातार बात हो रही थी। बीच में हालांकि उसको सीबीआई वाले भी उठा कर ले गए थे, नोएडा पुलिस भी घंटों, कई के दिन तक पूछताछ की, लेकिन जब चीज़ें नॉर्मल हो गई तो हम लोग उससे लगातार बात करते थे। तो उस गार्ड का कहना था कि उस गार्ड की ही गवाही पे ये है कि कोई आया नहीं और कोई गया नहीं, और ये थ्योरी थी। जब हमने उस गार्ड जहाँ पे वो ड्यूटी करता है, हमने उस गेट को देखा और उस गेट से लेके L32 का मकान देखा, वहाँ से कितने मोड़ हैं या क्या क्या दिखता है, और फिर जो हम सब, अगर हमारे आसपास भी बहुत सारे गार्ड हैं, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ भी गार्ड है, ये पॉसिबल नहीं है कि एक गार्ड लगातार किसी 1 या 2 फ्लैट पर ही अपनी नज़रें गड़ाए रखे। ये पॉसिबल नहीं है कि एक गार्ड कंटिन्यू अपनी आँख खोल के ड्यूटी करता रहे। वो भी इंसान है, कई बार झपकी भी आती है,
कई बार गप्पे मारता है, कई बार ज़रूरी काम के लिए बाथरूम और वहाँ भी जा सकता है, कई बार बीड़ी सिगरेट पीने के लिए इधर उधर निकल लेता है। वो वक्त क्राइम में बड़ा इंपॉर्टेंट माने रखता है। तो उस गार्ड की ये गवाही, दो चीज़ें यहाँ पे हैं। या तो वो गार्ड ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा था और उसने वाकई किसी को निकलते और आते और जाते देखा नहीं 11 से 6 के बीच में, क्योंकि उसकी शिफ्ट थी। नंबर 2, वो झूठ बोल रहा है क्योंकि वो उस दौरान अपनी ड्यूटी पे था ही नहीं ईमानदारी से, वो कहीं इधर उधर था और इस दौरान मौका मिल गया। सामने वाले को उसने देखा कि कोई है नहीं और रात को निकल रहे हैं, तो कोई देखेगा नहीं और नज़रें बचा के आप जा सकते हैं। तो अगर ये सीबीआई की वो थ्योरी सही है तो फिर डॉक्टर तलवार ने इसका फ़ायदा उठाया, और अगर डॉक्टर तलवार बेकसूर हैं तो फिर इसका मतलब है कि गार्ड सच बोल रहा है। तो यहाँ पे लेकिन सीबीआई ने अपने केस को खुद ही कमज़ोर किया, ये कहकर कि रात को इन्होंने सबूत मिटाने के लिए बाहर गए और वापस घर के अंदर आ गए। जबकि दूसरी तरफ कह रहा सीबीआई ने ये कहा कि कातिल कोई बाहर का इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उस रात उस घर में ना कोई बाहर से आया, ना उस रात उस घर से कोई बाहर निकला। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों में आप कोर्ट में जीत नहीं सकते, मारे जाएंगे। ये तो एक पहलू। दूसरा पहलू, आज 10 साल के बाद भी न वो गोल्फ स्टिक मिला है और न वो सर्जिकल ब्लेड मिला है, जो मेन वेपन है जिससे कत्ल हुआ है। यहां पे केस कमज़ोर हो गया। नंबर 3, जो मोबाइल के कॉल, आरुषि के मोबाइल बहुत बाद में मिले थे, उससे भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, तो वो भी पता नहीं, मतलब कोई केस में अहम चीज़ नहीं जोड़ पाया। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो, चूँकि इसमें बहुत सारे साइंटिफिक तरीके से जांच हुई, नार्को हुआ, लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ, फॉरेंसिक की टीम ने एक एक चीज़ को चेक किया। एक इसी के बीच में और था कि फॉरेंसिक टीम ने कैसे काम किया था, उस पर फिल्म में भी आपने देखा होगा। ये जो फ्लैट जहाँ पे ऊपर में हेमराज की लाश रखी गई थी, वहाँ पे एक दीवार पे ऐसे पंजे का निशान था, खूनी पंजे का। वो सारे टीवी में हेडलाइंस भी थी और लगातार वो पंजा सुर्खियों में रहा, तो खूनी पंजे का निशान था। तो जब ये खूनी पंजे का निशान मिला तो तब वहाँ पे पुलिस वाले तो उसको उतना ध्यान नहीं दिया। जब सीबीआई के पास ये केस आया तो सीबीआई वो पंजे का निशान देकर बहुत खुश हुई थी। और ये मैं सीबीआई के कुछ अफसरों से अपनी बातचीत के आधार पर आपको बता रहा हूँ। जब वो छत पे गए और उन्होंने पंजा देखा तो उन्होंने कहा कि लो अब बच के दिखाए कातिल। ये लाइनें थी कि निशान छोड़ो, पूरा पंजा छोड़ गया है, अब कहाँ से बचेगा। और जाहिर सी बात है वो पंजा कातिल का ही हो सकता था, क्योंकि अगर हेमराज का होता और हेमराज लड़खड़ाते वड़खड़ाते ऊपर छत तक पहुंचा था तो सिर्फ एक पंजा नहीं होता, फिर उसके लाइन से खून के ऐसे निशान होते, या हाथ उसका घिसटता हुआ होता क्योंकि वो इंजर्ड था। लेकिन ऐसा था नहीं, वो सीधा सीधा था कि मतलब कोई जा रहा था और उसके हाथ में ब्लड था और उसने गलती से सहारा लेने के लिए या दीवार का टेक लगाने हाथ लगा दिया और वो आ गया। तो खैर सीबीआई ने जब वो पंजा देखा तो सीबीआई को लगा कि अब तो कातिल दूर नहीं है, इस पंजे से ईजिली पकड़ लेंगे जो भी है। इसके बाद उस पंजे के पास डॉक्टर तलवार, राजेश तलवार, मैच कराया गया, उनका पूरा पंजा मिल गया। उन्होंने कहा चलो फिर भी और थोड़ा सा संतुष्टि कर लें। उनके भाई दिनेश तलवार को बुलाया गया, उनका लगाया गया, उनका भी पूरा मिल गया। इसके बाद एक एक करके और जो कल्प्रिट थे, जो सस्पेक्टेड थे, उनका किराया। अब परेशान कि ये क्या है, ये पंजा तो सबका मिल रहा है। तो बाद में पता चला कि एक बालिग इंसान का जो पंजा होता है यहाँ तक का, इसका अगर आप कोई कहीं पे छाप छोड़ें और उस पर बाद आप उस पर अपना हाथ रखें तो 90% लोगों के वो मैच कर जाएंगे, क्योंकि ये लगभग साइज़ कॉमन होता है, लकीरें अलग होती हैं, फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, उसमें लाखों वो होते हैं। इसलिए इंसान का फिंगरप्रिंट्स कभी भी किसी का दुनिया में एक दूसरे से मैच कर ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। लेकिन ये जो पंजा का मार्क था वहाँ पे मतलब हम लोगों को जब ये बताया एक्सपर्ट्स ने, तो हम लोगों ने बाकायदा इसका डेमो खुद किया, इंक लगाकर पूरे हाथ में और रखा, और उसका हमने ऑफिस में कई लोगों से उस पर रखवाया, और वो सेम मतलब 10 में से 8 के मैच कर रहे थे। तो फिर ये पता चला कि नहीं, इससे आप नहीं पता कर सकते, जब फिंगरप्रिंट्स चाहिए। तो खैर एक वो चीज़ आई, वो भी चली गई। तो कुल मिला के इसमें हुआ ये कि कहानियाँ 3 अलग अलग आई सामने, और हमेशा कहानी ही आई, सबूत एक भी नहीं आया,
नाआलय कत्ल आया जिससे मर्डर हुआ था। मोटिव की बात है जहाँ तक, ये मोटिव भी एक कहानी है कि हेमराज और आरुषि को आपत्तिजनक हालत में देखा और इसलिए कत्ल हो गया, लेकिन ये कहानी कौन सुना रहा है? ये सिर्फ नोएडा पुलिस या फिर बाद में सीबीआई? इस कहानी को कंफर्म करने के लिए अगर आपके पास सबूत नहीं है तो कुछ बैकग्राउंडर की ज़रूरत पड़ती है क्राइम में। जैसे हेमराज का पूरा बिहेवियर क्या था, कभी किसी पड़ोसी ने कुछ सुना उसके बारे में, कभी हेमराज को डांटा मारा गया घर में, कभी लड़कियों को लेकर उसके बारे में कोई कंप्लेंट थी, या दूसरी तरफ कि आरुषि का स्कूल में रवैया कैसा था, आरुषि का दोस्तों के साथ रवैया कैसा था, आरुषि के चाल चलन को लेकर कभी किसी ने कंप्लेंट की शिकायत की। तो जब ये दोनों जांच की गई तो पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उस वक्त कई जगह पर खबरें आई थी आरुषि की कुछ दोस्ती वोस्ती, लेकिन उसके सारे जो स्कूल के दोस्त थे या उसके जो आसपास के दोस्त थे, मतलब वो बेहद सीधी साधी मिलनसार और एक जनरली जो बच्ची होती है 9वीं क्लास की वैसी ही थी। तो ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पे भी ये थ्योरी जो है सीबीआई और नोएडा पुलिस की फ्लॉप हो रही थी। फिर एक चीज़ आई कि अगर डॉक्टर तलवार ही कातिल है और वो जानबूझ के नहीं मारा उन्होंने आरुषि को, एक्सीडेंटल डेथ हो गई, क्योंकि मारना था हेमराज को, लग गया सर पे आरुषि को, चलिए इसमें नुपुर तलवार का कोई रोल नहीं था। ठीक है, ये सीबीआई की मैं अब आपको दलील बता रहा हूँ सारी। चूँकि नुपुर तलवार दूसरे कमरे में थी, उसके बाद नुपुर तलवार आती हैं, अब वो देखती हैं, अब उन्हें ये पता है कि मारा किसने है, चाहे गलती से मरा। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि आज 10 साल हो गए इस चीज़ को, कि एक इकलौती बेटी जिसकी मौत हो जाती है, जिस वजह से भी होती है, और उन्हें पता है कातिल कौन है, और वो उसी के साथ 10 साल से रह रही है और कभी टूटी नहीं। सीबीआई ने, नोएडा पुलिस ने अलग अलग बहुत ग्रिल किया, हर तरीके से ग्रिल किया, कभी टूटी नहीं। कभी कोई ऐसे इन लोगों ने बयान नहीं दिया जो एक दूसरे के अगेंस्ट हों, जिससे कुछ कड़ियाँ जुड़ें, कुछ से कुछ कमज़ोर कड़ियाँ पकड़ी जाए। तो ये कैसे मुमकिन है? तो इस पर सीबीआई ने तो नहीं, एक और दिल्ली पुलिस के एक अफसर ने, जो इस केस से जिनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन बहुत सीनियर जॉइंट कमिश्नर लेवल के, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे केस को इन्वेस्टिगेट किया था, उनसे एक दिन यही बात हो रही थी। तो उनकी एक लाइन थी जो मुझे आज भी याद है, और मुझे लगता है कि इनसे बेहतर शायद ये कोई कह नहीं सकता। उनका कहना था कि अगर वाकई डॉक्टर तलवार हैं और ये सब कुछ घर के अंदर हुआ और नुपुर तलवार को पता है, तो फिर नुपुर तलवार और डॉक्टर राजेश तलवार से बेहतर अदाकार या एक्टर इस दुनिया में कोई नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने कदम कदम पर एक्टिंग करके अपने जुर्म को छुपाया, अगर वो कातिल हैं तो फिर वाकई उनसे बेहतर एक्टर हो ही नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2, अगर नहीं है तो फिर सवाल यही है कि घर से बाहर कौन आया, घर के बाहर कौन गया। अब इस पे सारी चीज़ें, सारे तर्क, सारी बातें हो रही हैं, पर उस दिन भी मैंने आपसे एक लाइन कही थी, जो मेरी अपनी सोच है उसमें यह है कि मैं एक हद तक तो ये मान सकता हूँ कि आरुषि को मारने उस रात अगर फैमिली मेम्बर इसमें इन्वॉल्व है तो आरुषि का कत्ल करने का इरादा नहीं था, वो एक्सीडेंटल हुआ। लेकिन अगर ये हुआ तो फिर घर के अंदर के लोग, दूसरा बाहर का कोई आता है और मार के चला जाता है और पूरी फैमिली को पता नहीं चलता है, और उसके बाद वो इतनी हिम्मत करता है कि एक लाश उठा के घर के अंदर से छत पे ले जा रहा है, वहाँ पे उसको कर रहा है, फिर पूरे कमरे का मेकअप कर रहा है, वो कपड़े बदल रहा है, ब्लड साफ कर रहा है, वेपन को गायब कर रहा है, और घर में लोगों को पता नहीं है। ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। अब हम लोगों की एक मजबूरी ये है कि क्राइम रिपोर्टिंग में हमें जो पहली चीज़ सिखाई जाती है वो ये है कि हम क्राइम रिपोर्टर हैं, हम एक चीज़ को रिपोर्ट करते हैं और क्या देखते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं, वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं, एक चीज़ छोड़ के, वो ये है कि जब तक अदालत अपना आखिरी फ़ैसला नहीं सुना देती, एक रिपोर्टर को हक नहीं है कि वो अपना फ़ैसला सुनाए। ये जर्नलिज्म के इथिक्स के भी ख़िलाफ़ है। और ये मामला अब यहाँ पे भी देखिए फिर फंस गए। लोअर कोर्ट ने कहा आप कातिल हैं, माँ बाप दोनों, उम्र कैद की सज़ा। हाई कोर्ट ने कह दिया आप कातिल नहीं है, सबूत नहीं है। तो अब यहाँ भी 50-50%। तो अब किधर जाऊँ, मैं लोअर कोर्ट की तरफ जाऊँ या हाई कोर्ट की तरफ जाऊँ? हालांकि लोअर कोर्ट की तरफ मैं पर्सनली नहीं जाऊँगा, इसलिए कि जो लोअर कोर्ट के बारे में हाई कोर्ट ने कमेंट्स किया है वो
कोई भी अगर वो जजमेंट पढ़ लेगा तो कोई भी कमेंट कर सकता है। आपको भी अगर जजमेंट की कॉपी नेट पे होगी, आप पढ़िए तो आप भी कहेंगे हाँ ये क्या फैसला। हाई कोर्ट ने इस तरीके से लताड़ा था कि इस पूरे जजमेंट में आपने सिर्फ कहानी 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 सुनाई, सबूत एक भी नहीं है। सबूत ना सही, सबूत को जोड़ने वाली कड़ियाँ तो हों वो भी नहीं है। आपने बस उठा के एक जजमेंट सुना दिया। तब यहाँ पे फैसला भी 50-50 बढ़ गया। एक कोर्ट ने सुना दिया, एक ने बरी कर दिया। अब सबसे बड़ी अदालत में ये मामला है। अब वहाँ क्या होता है इस पे नज़र होगी। हालांकि मैं एक चीज़ वैसे बताता हूँ कि मैं अपनी टीम में जितने लोग हैं मेरे साथी और मेरे क्राइम बरादरी के, मैंने उनसे जब ये लोअर कोर्ट का फैसला आया था, मैंने उस दिन ये कहा था, मैं गाज़ियाबाद में खड़ा हुआ लाइव कर रहा था और मैंने उन सब ने पूछा था अब क्या होगा। अब मैंने तब कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये सीधे बरी होंगे, और उसकी वजह यही है कि इसमें कहानियाँ तो हैं पर किरदार नहीं है और सबूत नहीं है, न मोटिव है, न कत्ल के लिए जो इस्तेमाल किया गया हथियार है वो नहीं है। तो ये चीज़ें अदालत में नहीं ठहरती हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बिना पे इस देश में बहुत सारी सज़ाएं सुनाई गई हैं, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को सपोर्ट करने वाले भी एविडेंस होने चाहिए, जिसमें नहीं है यहाँ पे। जैसे बेसिक पहली की आरुषि और हेमराज आपत्तिजनक हालत में देखे गए। अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास कोई गवाह नहीं तो ये कहानी कहाँ से आई? डॉक्टर तलवार खुद सुनाएंगे नहीं, नुपुर तलवार ये बताएंगी नहीं, तीसरा विटनेस को है नहीं, हेमराज मर चुका, आरुषि मर चुकी, कोई कैमरा नहीं, कोई फुटेज नहीं। तो ये कि ये दोनों, ये आज मैं आप लोगों से भी ये सवाल, ये आप सब ने सुना इस मामले में। वाकई अगर आरुषि का कैरेक्टर असैसिनेशन जितना मीडिया ने किया, मुझे इस बात का बेहद अफसोस है, उसमें मैं भी एक शामिल हूँ और मैं उसके लिए माफ़ी भी चाहता हूँ कि हम लोगों ने जिस तरीके से किया था वैसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसकी एक मजबूरी भी थी हम लोगों की कि जब पुलिस रिकॉर्ड पे कह रही है लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो लखनऊ जोन के आईजी थे गुरदर्शन सिंह जी, तो हम लोगों को भी लगा था कि यही कहानी यही चीज़ें, तो हमने सारी चीज़ें वो की। लेकिन बाद में खैर कहानी पलटती गई। लेकिन मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि ये सब, ऐसा कोई नहीं है जो इसको नहीं सुना होगा। क्यों मारा माँ बाप ने? जी बेटी को देख लिया था नौकर के साथ, आपत्ति गुस्सा आ गया, मार गया। अब मेरा सिंपल सा एक है कि ये चीज़ बाहर कहाँ से आई? भाई उस रात L32 में सिर्फ 4 लोग थे, डॉक्टर तलवार, नुपुर तलवार, हेमराज और आरुषि। 2 मर गए, 2 जिंदा। जो जिंदा हैं वही कातिल के घेरे में है, कटघरे में है। तो वो ये बताएंगे, अगर वो ये बताएंगे कि हाँ मैंने देखा था, तो फिर इसका मतलब है कि आपने मारा था। बट उन्होंने तो आज तक नहीं कहा कि मैंने देखा था। अब सवाल ये कि फिर कौन है विटनेस? ये कहानी आई कहाँ से फिर? ये वो चीज़ें हैं जिसके जवाब नहीं है, और जवाब नहीं है तो फिर शक के बिना पे सिर्फ सजाएं नहीं दी जा सकती, है ना। अब मैं फिर आपसे वही कह रहा हूँ कि, लेकिन मैं दूसरी तरफ आता हूँ कि अब अगर फिर और घर में है कोई नहीं तो फिर कौन? तो इसीलिए मैं कहता हूँ, मैंने उस दिन एक लाइन कही थी आपसे कि जो आपसे ये कहे कि आरुषि का कत्ल इसलिए हुआ और आरुषि को इसने मारा, आप समझ लीजिए वो आदमी झूठा है। क्योंकि इन सवालों के जवाब तो आज भी सीबीआई ने बेशक चार्जशीट दाखिल कर दी, लोअर कोर्ट से वो केस जीत गई, दोनों को सज़ा भी दिलवा दी, बट हाई कोर्ट में वही सीबीआई हार गई। तो इसका मतलब है कि सीबीआई की इस कहानी पे भी उंगली है। तो वो सीबीआई भी अब कंफ्यूज है। अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी तो ये भी देखना है कि अब नया आज 10 साल में तो कोई एविडेंस आया नहीं, तो अब आप अपील करने के लिए आप कुछ नया एविडेंस तो देंगे। वो आज तक कोई एविडेंस नहीं है। तो मेरा यही था कि इस पूरी कहानी में एक सवाल, जो कहते हैं हर क्राइम में ख़ासतौर पे मर्डर के पीछे मोटिव बहुत बड़ी चीज़ होती है। किस मकसद से ये कत्ल हुआ है? अगर वो मकसद नहीं है तो फिर कातिल भी आराम से छूट जाएगा। और यहाँ पे मकसद जो सबसे बड़ी चीज़ है कि मोटिव क्या था, उस मोटिव को सपोर्ट करने के लिए क्या एविडेंस, वो ना आज तक नोएडा पुलिस दे पाई, ना सीबीआई दे पाई। न वो दस्तावेजी तौर पे कोई एविडेंस है, न ऑरली कोई एविडेंस है, न कोई विटनेस के तौर पे एविडेंस है। तो जब कोई है ही नहीं तो फिर कैसे पता कि उस रात कौन क्या कर रहा था? यही चीज़ें जो थी जिसका बेनिफिट मिला अब सुप्रीम कोर्ट में होगा। तो जो मेरी समझ बहुत ईमानदारी से थी, बस एक चीज़ से मैं बचा हूँ, आपसे फिर कहूँगा, वो चूँकि हमें ये सिखाया गया, ये पढ़ाया गया है कि आपका काम है रिपोर्ट करना, जज का काम है जजमेंट देना। तो हम लोगों का काम है रिपोर्ट करना, आपके सामने सारी चीज़ें रख दी हैं। अब आप इसमें से अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी समझ से आप इस पर जो भी फैसला ले सकते हैं, आपको जो लगता है, आप आज़ाद हैं। लेकिन आखिरी फैसला इस देश की अदालत ही लेगी, और वो भी सब